ये कार्यक्रम रखा गया है हमारे युवा भाई बहनों के लिए। ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से आपके अपने घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सब्र के साथ हम सभी यहाँ पर आते हैं, ये सोच के आते हैं कि कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद बाहर आजकल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ आप सब जब आए होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले भी आए हों, कुछ पहली बार आए हैं, लेकिन एक अलग ही अनुभूति आपने यहाँ इस प्रांगण में एंटर करते हुए ही की होगी। ये मेरा निश्चय है, मेरा मानना है। और इसी के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं एक विषय को लेके, हैप्पीनेस ऑलवेज। और एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप सभी के लिए रखा गया ताकि जो अभी सारी दुनिया मनाएगी इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, जिसकी थीम रखी गई है यूं तो कहें इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी, पर हमने ये चाहा कि ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर खुशी है। जनरेशन गैप को हम तभी मैनेज कर सकते हैं जब हमारे अंदर उमंग है। कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उमंग, उत्साह, खुशी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशी और हिम्मत एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज इस खास कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में पुणे से आदरणीय डॉक्टर मुकुल पाल चौधरी भ्राता आज यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। खास आप सभी के लिए इतनी दूर से आए हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर उनका स्वागत करेंगे और बहनों से निवेदन करेंगे कि आप आएं। और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी, भ्राता जी प्लीज आप आइए, और बहनों से निवेदन करेंगे कि आप बैज पहनाकर आदरणीय मुकुल भाई जी का स्वागत करें। और निवेदन करूंगी, हमारे बीच में आज मौजूद हैं हमारे अतिथि आदरणीय भ्राता महेंद्र सिसोदिया जी। आप नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर हैं। आप आए और हमारे मुकुल भाई जी का माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं सीनियर एडवोकेट भ्राता सुरेंद्र सिंह यादव जी। आप भी आए और भ्राता जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं उद्योगपति घासीराम भाई जी। आप भी आए और भ्राता जी का स्वागत करें। और हम तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। क्योंकि यूथ बैठा है, ये दिखाई तो दे, समझ में तो आवे कि कुछ एनर्जी है। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच में भ्राता रवि कुमावत जी हैं। आप भी आए, हम सभी युवा भाई बहनों की तरफ से आप भ्राता जी का स्वागत करें। डी रूजवेल्ट ने कहा है, वी कैनॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर आवर यूथ, बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। हम अपने युवाओं को फ्यूचर के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए तैयार कर सकते हैं, जिसकी पहल हम सभी देखते रहते हैं, बहुत सारी युक्तियां रचते रहते हैं। उसमें से एक आज आप सबके सामने हम पेश कर रहे हैं। और अब मैं आदरणीय मुकुल भाई जी से निवेदन करूंगी कि आप हमें आज के विषय पर अच्छी अच्छी बातें बताएं, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएं कि हम अपने अंदर खुशी को निरंतर बनाए रख सकें। और साथ ही जो एक बहुत ही ज़्यादा हम आज के समय में देख रहे हैं, युवाओं के जो इमोशनल अप एंड डाउन होते हैं, कुछ ना कुछ हम फेस करते हैं करियर में, कहीं ना कहीं इस तरीके से समाज में, उससे कैसे निपटा जाए, उस पे आज हम प्रकाश डालेंगे। आदरणीय भ्राता जी। आप सभी को नमस्ते, ओम शांति। आपके बीच में इतना सुंदर एक टॉपिक जो है पेश करने को चांस मिल रहा है, इसीलिए हम शुक्रगुजार हैं। और आइए हम देखते हैं हैप्पीनेस, सदा खुशी, आनंद सदा कैसे बने रह सकते हैं, उसके ऊपर कुछ ट्रिक्स देखेंगे। आप जानते हैं कि सारे विश्व में आज कैसा माहौल बना हुआ है, कैसा माहौल है देशों के बीच,
जानते हैं ना किस प्रकार का माहौल चल रहा है। ओके, एक स्लाइड चेंज करेंगे पारस जी। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, ये नहीं, हाँ। सो हमारे सारे विश्व में एक बहुत बड़ी षड्यंत्र कहें, साजिश कहें, चल रहा है। क्या है वो साजिश, क्या है वो षड्यंत्र? अंदाजा लगाइए। युवा, आप लोग न्यूज से बहुत वाकिफ हैं, बताएंगे? बताइए, नेक्स्ट क्लिक करिए, एक, राइट, यस, बताएं, कोई अंदाजा लगाएं, कोई मिस्टेक्स के कोई चिंता नहीं है, ऐसे नहीं सोचिए कि मेरा आंसर करेक्ट होगा या नहीं। जी, अच्छा, सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसकी कमी, अच्छा ये ठीक है। और हमारी बहनों के तरफ से, महिलाओं के तरफ से कुछ, जी बताइए। कोई साजिश नहीं है? हाँ जी बताएं। रशिया एंड यूक्रेन, अच्छा, चाइना, हाँ, बहुत चिंता की बात है जी। और सचमुच, और उसका असर हमारे इकोनॉमी में भी पड़ेगा। और थोड़ी, और कोई साजिश? बस इतना ही है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया साजिश क्यों है? हाँ, उसे साजिश क्यों कह रहे हैं? अच्छा, उनके मनोस्थिति, हाँ, में असमंजस्य क्रिएट होती है। ओके, हाँ जी, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश कौन सी है, और वो हम सभी के ऊपर हो रहा है। आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, खास हम भारतीयों के साथ हो रहा है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यस, हमें विजयी बनाने के लिए और हमें सदा खुश बनाने के लिए साजिश चल रहा है। आप कहेंगे ये साजिश शब्द कैसे इसमें लागू होती है? सारा दुनिया, सारी मशीनरी, सारे संगठन एक अदृश्य रूप से कार्य कर रहा है भारत को फिर से जगत गुरु के रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए। खुद के लिए ताली बजा दी। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, परंतु हम आज आपको केवल एक स्टैटिस्टिक्स बताएंगे जो युवाओं से रिलेटेड है। केवल एक स्टैटिस्टिक्स बताएंगे आपको इस बात का अंदाजा दिलाने के लिए। ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन की जो संस्था है, इस संस्था में हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारा भारत फिर से कुछ ही समय के अंदर एक बहुत सुंदर सकारात्मक परिवर्तन से गुजरेगा, और उस परिवर्तन के बाद हमारा भारत फिर से स्वर्णिम भारत होंगी। आप एक वीडियो देख रहे थे यहाँ, वो तो डिजिटल वीडियो थी, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ इशारे वाले चीजें थे, परंतु हमारे भारत फिर से स्वर्णिम भारत बनने जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? हम आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, एक एग्जाम्पल बताएंगे, एक पर्टिकुलर सर्वे का एग्जाम्पल बनेंगे। क्या आप जानते हैं विश्व के सबसे खुश युवा, यूथ, और यूथ के एज है 19 साल से 29 साल, इस कैटेगरी के एज के युवाओं का सर्वे लिए गए हैं, और कौन सी देश सबसे खुश है देश के युवा? 17 देशों का सर्वे है, और हम लोग उस सर्वे को देखेंगे। राइट, नेक्स्ट। ये सर्वे कंडक्ट किया गया है काइरोस फ्यूचर बोल के एक ग्रुप है जो बहुत एक्सपर्ट है, सर्वेस करते हैं। ये स्वीडिश कंपनी है, और वहां पाया गया है कि भारत की युवा जो इस एज ग्रुप के हैं 19 से लेकर 29 साल के, वो सबसे खुश हैं अपने जिंदगी से। फिर से ताली बजना एक बनता तो है ना। और इन 17 देशों में कौन कौन सी देश थी? इसमें फ्रांस है, इटली है, यूरोप के देश हैं, अमेरिका के कुछ देश हैं, रशिया, चाइना है। और सबसे कम खुश जो देश के रिजल्ट्स आए, युवा जिस देश के सबसे कम खुश हैं, आप अंदाजा करिए कौन सी देश होंगे?
ना ना, वो तो सर्वे में है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। हाँ हाँ जी, अच्छे देश, प्रगतिशील माना पहुंचे हुए देश, जिसके युवा खुश नहीं है अपने जिंदगी से, नो ना, इट इज जापान। इस सर्वे में जापान मिली, राइट नाउ। ये सर्वे जो हुई थी, जो आप देख रहे हैं, उसमें मुख्यतः देखा गया कि जो जो बातों पर कि आप अपने जॉब के अपॉर्चुनिटी से, या नेचर ऑफ जॉब जो है, आपके लाइफस्टाइल, आपके परिवार, और इन जनरल देश से, देश के संवैधानिक नियमों से, देश का संचालन की विधि से, इन जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आप कितने खुश हैं। और उसमें भारत अव्वल नंबर पर आया है। बाय द वे, ये भारत की बनी हुई सर्वे नहीं है, ये स्वीडन देश जो यूरोप में है उसके सर्वे हैं, और ये सर्वे रिजल्ट्स हैं, राइट। और उसमें यह पाया गया है कि 50% भारत के युवा अपने जिंदगी से काफी खुश हैं। और खुश शब्द जब हम बोल रहे हैं, इसका थोड़ा सा मेटीरियलिस्टिक मीनिंग भी हम थोड़ा स्पष्ट करते हैं। वो अपने जीवन में उम्मीद से जीते हैं, और ना कि अपने जीवन से, नेक्स्ट स्लाइड, ना कि अपने जीवन से, वो अपने जीवन में सकारात्मकता, उम्मीद, प्रगति का अनुभव करते हैं, और उसी तरीके से अपने देश, अपने समाज भी आगे बढ़ रहा है, सकारात्मक हो रहा है, ऐसे विचार वो रखते हैं। अपना समाज का भी उत्थान हो रहा है, ये विश्वास वो रखते हैं, और इसीलिए वो खुश हैं, क्योंकि जहां उम्मीद है वहां खुशी है। ना उम्मीदी में कोई खुश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बंधन का अनुभव होगा। और दूसरे देश, हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहां हमें काफी फ्रीक्वेंटली हमारे खास यूरोप के दोस्तों के साथ, यूरोप के कलीग्स के साथ इंटरैक्ट करना होता है, और मुझे आश्चर्य लगता है कई बार कि कैसे बात कर रहे हैं ये। खुद के बारे में वो सुखी हैं, खुद के बारे में वो संतुष्ट हैं, मैं ठीक हूं। हमारे देश के सिस्टम्स एकदम बेकार है। यूरोप का बोली है, बड़े बड़े देशों का, मैं देश का नाम लेना उचित नहीं होगा मंच पर, परंतु विश्व के लीडिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जब बात कर रहे हैं, वहां के आम जनता, पढ़े लिखे संपन्न जनता जब बात कर रहे हैं, वो खुद के बारे में उम्मीद बता रहे हैं कि भाई हाँ, माई फ्यूचर इज गुड, आई एम डूइंग गुड। बट हमारी देश एकदम बेकार एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जरा सोचिए, मैं अच्छा हूं और मेरा देश उतनी अच्छी नहीं है, इस प्रकार के मान्यता से जीने वाले सुखी हो सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे देश की संचालन अगर अच्छा नहीं है, उसके मतलब मैं एक वातावरण में हूं, मैं एक एम्बियंस में जी रहा हूं जहां उम्मीद नहीं है, और इसीलिए वो अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हम बता देते हैं। आप जानते हैं जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, मिलेनियल्स, इस प्रकार के हैं, जानते हैं ना सभी। बेबी बूमर्स, बेबी बूमर्स मतलब 1960s पे जन्मे हुए, जनरेशन एक्स 70s 80s में जन्मे हुए, जनरेशन वाई, फिर मिलेनियल्स हैं। एक बहुत डिफरेंट ट्रेंड होता जा रहा है, और ये ट्रेंड हम हमारी विचारधारा से चेंज नहीं कर सकते हैं, उस ट्रेंड को हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये ट्रेंड ये है खास भारत में, कि भारत में युवा शादी करना नहीं चाह रहा है, परिवार बसाना नहीं चाह रहा है, यहां तक टू हैव चिल्ड्रन सो नहीं चाह रहा है। वो स्वतंत्र जीना चाह रहा है, स्वतंत्र। हम कोई झंझट नहीं लेना चाहते हैं। मेरा एक ही ध्येय है, हमारी जिंदगी पे हम जो लक्ष्य रखे हैं, कैसा भी लक्ष्य हो, मेटीरियलिस्टिक लक्ष्य हो, यश, संपन्नता, आगे बढ़ना, जो भी लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य पर डेडिकेटेड रहेंगे। हाँ, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं पार्टी शार्टी करूंगा, मैं डांस कर लूंगा, मैं थोड़ा पिकनिक करके आऊंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है, हमारा जीवन का लक्ष्य के लिए हम समर्पित रहेंगे। हालांकि ये एक मेटीरियलिस्टिक अप्रोच है, वस्तुवाद भित्तिक अप्रोच है, परंतु इसमें एक चीज आप समझिए, इसमें एक छोटा सा साधना का भी फ्लेवर है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को?
कि मैं और सब फजूल बातों से हटकर, उन चीजों को गौण मानकर, हम केवल हमारे ध्येय जो है, भले वो मेटीरियलिस्टिक ध्येय है, उस चीज पर एकाग्र करेंगे। और इस सर्वे में पाया गया कि भारतीय युवा जो है वो अपने जॉब, अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन के लिए बहुत डेडिकेटेड है, वेरी हाईली डेडिकेटेड। जबकि पाश्चात्य देश, खास यूरोप वाले, अमेरिका बीच में है, लेकिन खास यूरोप वाले, उनका सारा ख्याल है ऑफिस के बाद मेरा जिंदगी कैसा है। उनका जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी नौकरी करे चलेगा, वो डिश धोए तो भी चलेगा, पैसा मिल गया ना, बस मैं क्या काम कर रहा हूं लेना देना ही नहीं है। मुझे कोई सम्मान दे रहा है नहीं दे रहा है लेना देना ही नहीं है, पैसा चाहिए। और पैसा लेके आके हम घर में एकदम राजाई रूप से रहेंगे, ये उनका जीवन का लक्ष्य है। और भारत वाले देखिए, पैसा चाहिए ठीक है, सम्मान चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मैं कैसे करके भी रहूंगा, रहना शनि रविवार भी लैपटॉप खोल के मैं बैठूंगा, शनि रविवार भी दौड़ के ऑफिस का काम करता रहूंगा। 8 घंटा, आप कोई विदेशी को मजाल, आप 8 घंटा से ज्यादा, 8.5 घंटा से ज्यादा रुका सकेंगे, आपके ऊपर केस कर देगा। भारत में 8 घंटा में हम लोग जब घर जाते हैं, हमारे साथी बोलते हैं, सर आज हाफ डे लिए हैं क्या? ऑफिस में बोलते हैं, सर हाफ डे, आज जल्दी जा रहे हैं घर, हाफ डे लिए हैं क्या? 5:30 बजे तो जा रहा हूं। नहीं सर, हाफ डे है ना। तो कितना बजे? 8:30 9, नेचुरल। और लोग बैठे हुए हैं, कोई उनका बॉस उनको ठोक पीट करके तुम बैठ के काम पूरा करो, नहीं, बॉस निकल गए हैं काम देके, सत्संग कर रहे होंगे कहीं या सो गए होंगे, लेकिन युवा लगे हुए हैं उस चीज को क्रियान्वित करने के लिए। जस्ट सोचिए, हाँ, तो कमाल है युवाओं वर्ग का। और हम व्यक्तिगत रूप से आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द यूथ जनरेशन, बहुत ही हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैं और एक दो चीज युवाओं के बारे में, चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारे जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप या हमारे ऊपर वाले जो है सीनियर्स हैं जो उम्र में, आप जरा सोचिए आप लास्ट टाइम जब कहीं दान पुण्य किए हैं साहब, जरा सोचिए। हाँ, जब सीनियर्स बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, आप जब दान पुण्य किए थे, किस प्रकार का दान पुण्य करते थे? आज आप देखिए, युवा जब कहीं पे कोई चैरिटी वर्क पर या कोई कहीं जैसे डिजास्टर होती है और वो प्रधानमंत्री योजना में या कहीं पे भी जो मदद के हाथ बढ़ाते हैं, वो किस तरीके से हाथ बढ़ा रहे हैं। सुधा मूर्ति, आप नाम सुने हैं, नारायण मूर्ति के धर्मपत्नी है, जो बहुत फेमस है इन्फोसिस। वो कहती है, क्योंकि उनका जो इन्फोसिस फाउंडेशन बोल के जो समाज सेवा के संस्था है, जो कई प्रकार के समाज सेवा करते हैं, चाहे वो सुनामी हो चाहे आदि आदि, वो कहती हैं कि इसके पहले हमारे पास सामान जो आते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो यूज सामान देके जाते हैं, सेकेंड हैंड सामान देके जाते हैं। जैसे कोई बाढ़ आए हैं या ऐसे कुछ चल रहा है, तो यूज्ड कपड़ा थोड़ा साफ सुथरा करके वो देके जाएंगे। युवा जो है नया कपड़ा खरीद के देके जाएंगे। ये इसलिए नहीं है कि बुजुर्गों के पास पैसा नहीं है, परंतु ये एक मनोवृत्ति है जो आज के युवा के अंदर तैयार हुआ है। आज तक भारतीय संस्कृति के आधार से चलने वाले सभी हैं, लेकिन युवा के अंदर एक स्पेशलिटी ये है कि आप केवल भारतीय संस्कृति नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति के साथ आप अपने सद्बुद्धि और सद्विवेक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो चीज ठीक लग रहा है उसको आप आजमा रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा, बड़ों ने कहा, परंपरागत रूप से कुछ चल रही है इसीलिए मुझे स्वीकार कर लेना है, ये युवा मानेगा नहीं। और ये एक बहुत बड़ी युवा की शक्ति है। वो तर्क के आधार से, अनुभव के आधार से, प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस के आधार से उसको ठोक पीट कर जांचता है और उसके आधार से ही उसको आजमाने का डिसीजन लेता है। और जहां उसको लगता है कि मुझे कुछ देना है,
तो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज नहीं देता है। ये एक बहुत सुंदर चेंज है जो सुधा मूर्ति डॉक्यूमेंट करती है कि उनके समाज सेवा के एक्सपीरियंस में। इसीलिए युवा जो है बहुत ही आज तीव्र गति से आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, और खास हम भारतीय युवाओं के लिए, क्योंकि आपके जो नींव है, फाउंडेशन है, आप एक वैल्यू बेस्ड समाज में ग्रो किए हैं। उसके साथ हमारे पाश्चात्य के नो हाउ है, पाश्चात्य के मिलावटें हैं, परंतु आपके पास चॉइस है, आपके पास विवेक है, सद्बुद्धि है, जिसके आधार से आप चूज कर सकते हैं क्या आपको सुखदायी होगा, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। ये क्या देख रहे हैं? आप सोचेंगे आनंद के साथ कपड़ा सुखाने का क्या क्या रिलेशन है। मैंने सोचा कि भाई कपड़ा सुखाने का भी थोड़ा बात होनी तो चाहिए ना, बारिश का सीजन है। भाई किसको किसको दिक्कत होता है कपड़ा सुखाने के लिए? हाथ उठाइए। घर में किसी का दिक्कत नहीं है? आपका डबल ये वाला मशीन है क्या साहब सबका? हाँ, हाथ उठाइए जिसको जिसको। खड़े हो जाइए जरा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जरा। सबको सबको नहीं बोलिए, जिसको दिक्कत है खड़े हो जाइए। और किसी को दिक्कत नहीं। कौन सा मशीन वापरते हैं मैडम आप? एलजी। एलजी का तो आधा ही गीला रह जाता है। अच्छा, फ्रंट फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग नहीं यूज किए हैं? अच्छा, तभी तो कपड़ा तो धोना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ओके। जो बोले सो कुंडा खोले। ओके। अच्छा, हम चाहते हैं 23 युवा स्टेज पे जल्दी जल्दी आ जाइए। तो जो थोड़ा फास्ट मूवमेंट वाली, ये सफेद पोश वाले कुछ युवा भी आ सकते हैं, जल्दी से आ जाइए। इस तरफ से भी आए, आ जाइए भाई साहब। जो युवा है, आपको हम डांस नहीं कराएंगे, आपको ऐसे कोई हरकत नहीं कराएंगे जहां आपको एम्बेरसमेंट होगी। मैम आ जाइए, कपड़ा सूखता नहीं है ना, आ जाइए, कपड़ा सुखा लेंगे। आ जाइए, आ जाइए जल्दी, इधर से आ जाइए जल्दी। 23 लोग चाहिए। रवि भाई आप जरा 23 काउंट करेंगे, कहीं 24 आ जाए तो नाराज हो जाएंगे कि भाई हमें वापस कर दिया। आ जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए, एक कतार करके खड़े हो जाइए, उस तरफ मुंह करके। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, नजदीक नजदीक हो जाइए, थोड़ा नजदीक नजदीक हो जाइए। आपको कोई ऐसे कुछ डांस वांस करने हम नहीं बोलेंगे, बोल भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन 23 है क्या? 3 6 9, हाँ जी 19। अच्छा, थोड़ा और नजदीक नजदीक हो जाइए। ओके, आपको एक मैं बहुत सरल काम दे रहा हूं, और बहुत डिफिकल्ट काम भी। कभी साड़ी के दुकान में जाके देखे हैं? एक साड़ी खरीदने के लिए कितने साड़ी निकलवाते हैं? मैडम आप कितने साड़ी निकलवाते हैं? कम से कम 10-15, फिर एक लेते हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है? अच्छा ठीक है, या मैरिड वाले कोई हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आपका मिस्टर अगर साड़ी खरीदने जाए, कभी नहीं गए ना? अगर सोचिए, जस्ट विजुअलाइज कीजिए, अगर वो गलती से भी चले जाए कोई रिलेटिव को देने के लिए, आप जा नहीं पा रहे हैं, व्यस्त हैं, समोसा बना रहे हैं, तो देर हो रहा है, तो आपने बोला तुम जाके लेके आओ, तो वो उनको कितना टाइम लगेगा साड़ी निकाल के लाने के लिए? आप एक रेंज बता दिए, इस रेंज का लेना, इस कलर का लेना, उनको कितना देर लगेगा? कम टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, ओके। सो क्यों लगेगा? क्योंकि परखने की शक्ति, या तो परख नहीं है तो कुछ भी चलेगा, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ भी चलेगा। अभी हम आपके सामने 23 चीजों का नाम देंगे। मैं जस्ट जानना चाहता हूं दूर में बैठे हुए हमारे दोस्तों को, ये पढ़ने को आ रहा है? जरा ऐसे पकड़िए, लैंडस्केप में पकड़ेंगे, अमेरिका लिखी हुई है, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है। सो आप एक एक कागज ले लीजिए, और फिर क्या करना है मैं बताऊंगा। बांट लीजिए, बांट लीजिए, पास कीजिए, एक ही कागज लेना, बांट लीजिए। और इसको आप इस तरीके से पकड़ेंगे, अपने यहां पे इस तरीके से, ओके, लैंडस्केप में इस तरीके से पकड़। पहले आप देख लीजिए क्या है कागज में। ओके, हाँ, तेईस से ज्यादा, हाँ पता चल जाएगा। यहाँ पेपर्स कम पड़ेंगे तो पता चल जाएगा। जिनके हाथ में पेपर नहीं है तो फिर आप जो है, आप हमें सामने आके हेल्प कर सकते। किसी को पेपर नहीं मिली ऐसे कोई है? हाँ जी, आप, ओके, दैट्स ऑल। हाँ, अभी जिनको नहीं मिला वो यहां आ जाइए, सामने आ जाइए, वो भी हेल्प होगा। अभी आपका टास्क इंटरेस्टिंग है बड़ा। हाँ, आप देखे हैं आपके हाथ में क्या है? ओके, आपको कपड़ा सुखाना है, ठीक है? ये एक एक कपड़े हैं,
जिंदगी के एक एक फैब्रिक है। फैब्रिक समझते हैं? रंग है। रंगीला राजस्थान, सो रंग है वो, ये एक एक रंग है, ठीक है। जिंदगी के मुख्य कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको खुशी दिलाती है। सुखी परिवार खुश होंगे। आइसक्रीम किसको मिली है? आइसक्रीम, आइसक्रीम है किसी? आइसक्रीम खुश होंगे, राइट। यह हर एक चीज खुशी की चीजें हैं। लेकिन मुश्किल आपको है, मुसीबत आपको है। आपको क्या करना है? ये बचपन है। क्या है मैडम? बचपन, जन्म हुई है या थोड़ा रेगड़ी पहन रहे हैं ऐसा। और ये जो है ये सीनियर सिटीजन का अवस्था है यहां पे। तो ये कंटिन्यूम है, क्रम है। समझ में आ रहा है? ये जिंदगी के, जैसे कि यहां बचपन है, एकदम छोटा बच्चा, फिर थोड़ा सा और बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, युवा अवस्था, बीच एज वाले सीनियर होते जा रहे हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इस प्रकार का ये जीवन का एक कंटिन्यूम है। आपको आपस में एडजस्ट करके देखना है कि क्या है। आपको उस क्रम में खड़ा होना है कि आनंद दिलाने के जो वस्तु है, जो लिखे हुए हैं आपके यहां, आप एक दूसरे को देख भी सकते हैं। क्रम होना चाहिए। बच्चा को आनंद दिलाने वाली जो चीज है वो यहां आएंगी, किशोर को यहां, युवाओं को यहां, यंग युवाओं को, थोड़ा बुजुर्ग युवाओं को यहां, मेरे जैसे युवाओं को यहां, अगर आप एटॉल हमें युवा क्लेम करते हैं तो उसके बाद सीनियर सिटीजन को यहां, और हाईली सीनियर सिटीजन को यहां। इस प्रकार से क्रम पे आप सजाएंगे, ठीक है। आपके पास 2 मिनट टाइम है। कोई एक बढ़िया सा म्यूजिक चालू कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप आपस में मूव कीजिए। क्रेडिट कार्ड छोटे बच्चों को लगेगा नहीं, तो आप उस हिसाब से अपने आप को पोजीशन कीजिए। क्विक क्विक मूव, फास्ट फास्ट। अरे भाई थोड़ा जोशीला म्यूजिक लगाओ। अरे शांत शांत, शांति होगी ये सब म्यूजिक। हाँ, बच्चे को अमेरिका चाहिए। अच्छा, नवजात शिशु को जन्म वहां पे हुआ? नहीं नहीं, अमेरिका जाना है। जाना। हाँ, तो किस उम्र में अमेरिका जाने का शौक रहेगा? अरे नीचे जो उतरे हो तो भाग गए, कौन नीचे आए थे? मैंने 2 वॉलंटियर्स, मैम आइए, और एक कोई उतरा था। आपको देखना है ये क्रम ठीक है या नहीं। नीचे से थोड़ा देखिए, दूर से दिखाई देगा ठीक से। भाई जल्दी अरेंज कीजिए, 1 मिनट हो चुकी है। हाँ, अभी होने के बाद मैम आपको एक सेवा करनी है। आपको एक माइक देंगे, वो उस माइक में आपको पढ़ के सुनाना है क्या क्या है। हाँ, और फिर नहीं बोलना है, सिर्फ जो है वो बोलना है, ठीक है। वाह, 2 व्हीलर और फिर बाद में गाड़ी, ठीक है। आईफोन गाड़ी के भी बाद? कौन सा आईफोन? कौन सा आईफोन? अच्छा ठीक है, जो भी है। क्रेडिट कार्ड, इतना देरी से क्रेडिट कार्ड? ये तो 60 साल के आसपास है क्रेडिट कार्ड। अच्छा ठीक है। वाह वाह वाह, कमाल है। भगवान को एकदम, किधर है? आज भगवान लास्ट में। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम सही सही। श्वास एकदम लास्ट में, जब श्वास फूल रहा है भाई रामदेव जी का प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम, एकदम सही है, परफेक्ट। ओके, हो गया, डन। आर यू डन मैम? थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। मैं चाहूंगा एक आध युवा कोई आ जाए यहां से, थोड़ा सा एक बार क्विक यहां से निकल आइए ना। हाँ, एक बार क्विक देख लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी इनकंसिस्टेंसी नजर आ रहा है, एक बार क्विकली देख लीजिए। अगर कहीं पे इनकंसिस्टेंसी नजर आ रहा है तो आप बोल सकते हैं। मैं हमारे दर्शकों को एक चीज का, अभी म्यूजिक पूरा हो गया, अभी म्यूजिक नहीं चाहिए। मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा। ये एक एक्टिविटी नहीं है, परंतु ये एक संदेश है। जो संदेश आपको खुद प्राप्त करना होगा, ये दिया नहीं जा सकता। आपको ये महसूस करना है कि यहां पे जो खड़े हैं इस तरफ से, इसके कंटेंट किस प्रकार का है। और जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड में इस तरफ जाता जा रहा हूं,
जो हमारे आनंद सो कॉल्ड खुशी देने वाले साधन हैं, उसमें परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है, कौन सा ये परिवर्तन है, इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से गौर करेंगे। ओके, प्लीज रीड इट, स्टार्ट करिए। खिलौने, आइसक्रीम, पिकनिक, हायर एजुकेशन, अमेरिका, पार्टी, टू व्हीलर, अच्छी नौकरी, सुखी परिवार, सम्मान, बंगला, गाड़ी, आईफोन, गहने, क्रेडिट कार्ड, समाज सेवा, दान, दीक्षा, स्वास्थ्य, मेडिक्लेम, तीर्थ यात्रा, ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष। बहुत अच्छा, रखिए 1 मिनट के लिए। दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं कि यहां से लेकर जो चीज शुरू हुई है, गहनों के बाद से यहां से लेकर जो चीज शुरू हुआ है, उसमें क्या अंतर है और इस तरफ क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? दर्शकों से पूछ रहा हूं मैं, आप अभी दर्शक नहीं है, आप एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आइसक्रीम, बंगला, गाड़ी, पिकनिक, पार्टी, अच्छी नौकरी, सुखी परिवार, खिलौने, इसके तुलना में क्रेडिट कार्ड पैसा नहीं है, सिर्फ आश्वासन है, क्रेडिट मिलेगी, उसी से हम खुश, तसल्ली। कितना लिमिट है? 5 लाख, खुशी हुए। समाज सेवा हवा में, दान, दीक्षा कान में, स्वास्थ्य जो है नहीं, मेडिक्लेम मिलेगा या नहीं कुछ आश्वासन नहीं है, केवल आश्वासन, एश्योरेंस, आप बीमार पड़ेंगे या नहीं वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं लेके रख रहा हूं। तीर्थ यात्रा छोड़ ही दीजिए, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष है, होता है कि नहीं पता नहीं। राइट, अब आप बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? कोई हाथ उठा रहे थे, कोई सज्जन हाथ उठा रहे थे वहां से सब। अच्छा, बहुत सुंदर आपके एनालिसिस है। आप कह रहे हैं ये चाहत है और ये देना है। ओके, बहुत अच्छा। हाँ साहब, अच्छा, और इधर जो हम देख रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी है, वो आध्यात्मिक है। जिसकी क्या हो। अच्छा, आदि भौतिक, यानी वस्तुवाद से थोड़ा सा सूक्ष्म होता जा रहा है। मटेरियलिस्टिक होता है तो वो सब मटेरियलिस्टिक है, मतलब आदमी जिसको चाह रखते हैं। जी, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जब वो जाता है आध्यात्मिक उसके लिए जाता है, तो वो सारी जो एग्जैक्टली। ओके, बहुत सुंदर। और कोई रेस्पॉन्ड करना चाहेंगे? हाँ जी। ये मेरा मजबूरी है? नहीं, चाहते हैं क्योंकि मैं खुशी प्राप्त करता हूं। मैं इस तरफ जब आगे बढ़ता हूं तो मैं दूसरों को देने में खुश होता हूं, और यहां और किसी को मिले ना मिले, ना मुझे आइसक्रीम चाहिए बोल के मैं रोता हूं। पापा खा रही है आइसक्रीम, नहीं, मम्मा खा रही है, नहीं, पापा का पगार नहीं हुआ है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। करते हैं ना? तो क्या मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं? यस, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं। मुझे वो ज्ञान नहीं है, मुझे वो विस्तार नहीं है, मुझे वो विविधता का अनुभव नहीं है, मुझे वो विशालता का अनुभव नहीं है। मैं संकीर्ण हूं क्योंकि मेरा जीवन का अनुभव संकीर्णता है उस समय बचपन में, और इसीलिए मैं आइसक्रीम से खुश हूं, इसीलिए मैं खिलौना से आधा आधा घंटा टाइम, एक एक घंटा टाइम गुजार रहा हूं। यही खिलौना जो आपका बेस्ट खिलौना है, अगर 40 साल की उम्र में गाड़ी के बदले आपको खिलौना दिया जाए, बेटा तू इस खिलौने से, बेटी तू इस खिलौने से बहुत खेलती थी, ये ले तेरे लिए नया खिलौना लाए, आप क्या बोलोगे? आप पटकेंगे या नहीं? उसको पटकेंगे, ओके। लेकिन आईफोन को पटकेंगे नहीं। और एक बच्चा को, एक 3 साल का बच्चा को, बेटा ये आईफोन है 1,35,000, 4 कैमरा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, भगवान का भी फोटो निकलेगा, ये ले, आइसक्रीम छोड़, ये आईफोन ले, इसी को थोड़ा सा लिख कर ले, तो बच्चा क्या बोलेगा? उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या दिया है हमारे हाथ में, राइट? ओके, तो क्या हम एक, आप जो खड़े हैं, आप सभी को हम पूछना चाहते हैं,
और आप अगर सहमत है तो अपना दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, और अगर सहमत नहीं है तो बैठ जाना, यहीं बैठ जाना, ये साफ है। मेरा प्रश्न आप सभी को है, और जो दर्शक हैं अगर आप सहमत है तो आप सभी खड़े हो जाना, जो सहमत नहीं है वो बैठे रहना। क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी जीवन में परिपक्वता बढ़ती जाती है, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, तो मैं जीवन की गहराई को समझ पाता हूं, और उस कारण से मेरा जीवन का जो कुछ एक विषय का प्राधान्य है, जो अहमियत है कुछ बात का, वो परिवर्तित होता जाता है। और जो चीज मेरे बचपन का, मेरा लिमिटेड सोच, मेरे लिमिटेड समझ के आधार से मुझे मनोरंजक लगता था, आज वो चीज मुझे फजूल, मुझे व्यर्थ, मुझे साधारण लगना लगता है, जबकि मैं वही व्यक्ति हूं जो उस उम्र में उसे एंजॉय किया था, बट आज मुझे वो व्यर्थ फील हो रहा है। क्या मैं इसको एग्री करता हूं? अगर एग्री करते हैं हाथ उठाइए, और जो जनता है जो सुन रहे हैं वो भी अगर एग्री करते हैं तो खड़े हो जाइए। ओके, बहुत अच्छा, सभी ने हाथ उठाया है। ओके, थैंक यू। सिर्फ आईफोन वाले हाथ नहीं उठाए, कौन सा? बंगला, अच्छा बंगला वाले भी हाथ उठे, थैंक यू भाई, ताली बजा लीजिए खुद के। बैठ जाइए। अब मेरा आपको एक सवाल है, आप जिंदगी का फुल आनंद अगर लेना चाहते हैं तो आपको इन चीजों में से कहां फोकस करना होगा? आपको खिलौनों पे फोकस करना है, आइसक्रीम पे फोकस करना है, पार्टी पर फोकस करना है, या जितना जल्दी आप उस तरफ शिफ्ट होते जाएंगे उतना आप जीवन की विशालता, जीवन का संपूर्णता, परमात्मा ने जिस लिए जीवन, मनुष्य जीवन दी है, उसका आप सही मायने पर आनंद का अनुभव कर सकेंगे। तो इसके लिए जितना जल्दी, इस मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि आपको घर बार छोड़ के चले जाना है। ईश्वर प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको रोजगार करना, धंधा धोरी करना बंद कर देना है, परंतु ईश्वर प्रणिधान जो योग शास्त्र में बताया गया है, ये सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है, राइट? और उस चीज को जितना जल्दी हम अडॉप्ट कर सकते हैं उतना बेहतर है। आपको हम दो बहुत फेमस व्यक्तित्व का नाम बताना चाहेंगे। हाँ, अभी आप अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, नीचे कर लीजिए, नीचे कर, आराम से खड़े हो जाइए, मिलेगा, हायर एजुकेशन मिलेगा। हाँ, हम दो लोगों का नाम सिर्फ आपको बताएंगे। स्टीव जॉब्स, आईफोन नाम सुने हैं? एप्पल फेमस है या नहीं? स्टीव जॉब्स का निधन जो है उनके शरीर में बीमारियां थी, इसके कारण हुई। स्टीव जॉब्स अपने शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले एक लास्ट भाषण किया था, यूट्यूब में उपलब्ध होगा, आप जरूर देखना वो क्या बोलते हैं। और उन्होंने जो किताब, उन्होंने कहा था कि हमारे जो क्रिमेशन के बाद, जो अंत्येष्टि क्रिया के बाद जो लोग आएंगे उन सभी को ये सौगात दिया जाए, और वो सौगात है भारत का एक किताब, आध्यात्मिक किताब, योग का किताब, योग के अनुभूति की किताब, और वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। कौन बोल रहा है? स्टीव जॉब्स जैसे एक प्रोफेशनल कह रहा है। और शरीर छोड़ते समय, देहांत होते समय, जब आत्मा शरीर से, जब प्राण तन से निकली, तो उनके मुख से आवाज था, जो आवाज होता है ना, श्वास फूलता है या जैसा भी, वो सज्ञान शरीर छोड़े और उनके मुख से आवाज था, ओ वाओ, ओ वाओ, विच इज अ वेरी पॉजिटिव एक्सप्रेशन। जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि आत्मा इस जन्म में जो भी कर्म किए हैं वो लगभग 45 सेकंड के अंदर वो सारे दृश्य का रिप्ले होती है अंत में, हमने जो कर्म किए हैं। और वो कर्म अगर सुखद है तो आत्मा खुश होती है, और वो कर्म अगर सुखद नहीं है तो आत्मा खुश नहीं होती है। जो स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये मैं बना के नहीं दे रहा हूं, इट इज देयर, यू कैन रीड इन द नेट। दूसरा, बिल गेट्स, बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स। कौन है भाई ये?
माइक्रोसॉफ्ट के मिस्टर मिसेस, उनके ज्यादातर धन जो है अभी किस चीज में लग रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में तो लग रहा है। गेट्स साहब क्या कर रहे हैं? चैरिटी, उन्नयन, उत्थान, प्रगति, इस कार्य में लगा रहे हैं। गेट्स क्यों गहने नहीं खरीद रहे हैं? गेट्स क्यों बंगलो नहीं खरीद रहे हैं? गेट्स क्यों पिकनिक नहीं मना रहे हैं? गेट्स क्यों आइसक्रीम नहीं खा रहा है? भले बिना चीनी का ही आइसक्रीम खा तो सकता था। गेट्स तो टॉय से खेल सकता था, गेट्स आईफोन से खेल सकता था। क्यों बिल गेट्स आईफोन से नहीं खेल रहा है? क्यों पैसा हड़प करके इंग्लैंड में जाके बैठ नहीं रहा है जैसे हमारे देश के कई शिल्पपति किए हैं? क्यों नहीं कर रहा है गेट्स? तो ये जीवन का परिपक्वता है। तो आप युवाओं को मेरा एक ही संदेश है इस मंच से कि आप इस बात को समझिए कि जितना सूक्ष्म होगा, किसी ने कहा दोनों जगह से, बहनों के तरफ से, भाइयों की तरफ से ये बात आई कि जितने ये सब सूक्ष्म चीजें हैं, ये देने वाली चीजें हैं, ये लेने वाली चीजें हैं, वो एक है। और दूसरा चीज, ये सब टैंजिबल है। टैंजिबल समझते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, और ये सब इनटैंजिबल है। मोक्ष, दीक्षा, आप दीक्षा लिए हैं या नहीं, कुछ प्रमाण है क्या? नहीं, इट्स इंटैंजिबल। ये सब इंटैंजिबल चीजें हैं। समाज सेवा, ये सब इंटैंजिबल चीजें हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ऑफ कोर्स दिखाई देगा। मेडिक्लेम भी इंटैंजिबल है बेसिकली। इट इज एन एश्योरेंस। ये एक एश्योरेंस है आपको, और एश्योरेंस आपको अच्छा लगता है। तो जितना आप सूक्ष्मता के ओर जाएंगे उतना जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, वस्तुवाद को थोड़ा सा साइड में रखिए, नेक्स्ट लेवल सोचने का प्रयास कीजिए, तो आप जीवन का पूरा आनंद ले सकेंगे। थैंक यू सो मच। अब ये कागज आप यहां रख दीजिए और खुशी से सोचते सोचते चले जाइए। आप ये नहीं सोचिए हमको बंगला कब मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, वहां रख ली, यहां से भी उतर सकते हैं, यहां रख के उतर सकते हैं। खिलौना छोड़ दो, रख लो यहां। थैंक यू। कपड़ा सूख गया? सबका कपड़ा सूखा? मतलब कपड़ा तो गायब ही हो गया। ओके, नेक्स्ट हम आपको अभी कुछ 10 चीजें बताएंगे, 10 बातें दिखाएंगे जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट, ओके, ये एक मॉडल है, परमा मॉडल। बिकॉज हर चीज का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। भाई, खुशी का प्रोसेस क्या है? हर चीज का प्रोसेस होता है। ऐसे खुशी सडनली आसमान से गिरा ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो प्रोसेस होगा। तो ये एक परमा मॉडल बोल के है, और परमा मॉडल है, आप खुश कब होते हैं? जब आप सकारात्मक संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। संवेदना अर्थात इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस का अनुभव करते हैं। आप ऐसे कोई एक्टिविटी करते हैं जहां आप समय को भूल जाते हैं, जहां सुध बुध भूल जाते हैं। ऐसे कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं जहां समय खो जाते हैं, जहां आपके घर वालों को बुलाना पड़ता है, अरे भाई अभी बहुत हो गया, अभी पूरा करो, अभी आ जाओ। वो आप डेफिनेटली उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। राइट। तीसरा है संबंध में मधुरता। संबंध मतलब इंसान संबंध, पेट्स भी हो सकता है, बाय द वे, पेट्स भी हो सकता है। आपके घर में डॉग है या हाथी है या गौ माता है, वो उसका भी आपका प्यार हो सकता है, आप हाथ फेरते हैं उनको। हम एक गांव में गए थे और एक बहुत सुंदर गौ दिखा। तो हम पुणे में रहते हैं, गौ तो बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, तो हम उस गौ को जाके ऐसे ऐसे करने लगे। तो हमको किसी ने कहा, मुकुल भाई ये जो आप हाथ फेर रहे हैं गौ माता के ऊपर, इसके लिए अगर आप अमेरिका में होते तो गौ को हाथ फेरने के लिए आपको चार्ज लगाया जाता। जैसे बॉम्बे में आप जाएंगे धर्म के लिए, गौ को खिलाना है तो गाय खड़ी रहती है, गौ माता, और उनको खिलाने वाले सब चारा लेके बैठे रहते हैं, गुड़ चारा। तो आप कितना धर्म करना चाहते हैं उस हिसाब से पैसा दीजिए तो वो देंगे, आप खिलाएंगे, क्योंकि गाय कहाँ मिलेगा बॉम्बे में। इस तरीके से अमेरिका में गौ को छूना है तो आपको पैसा भरना होगा। राइट। चौथा है मीनिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस वेल। मीनिंग अर्थात जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, वो अगर अर्थपूर्ण हो हमारे लिए तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, मीनिंगफुलनेस का अनुभूति होगी। और अगर कुछ भी आप कर रहे हैं उसका कोई
मतलब इससे फायदा क्या है? हाँ, तो बेहद फायदा अगर कुछ नहीं है तो वो मीनिंगफुल नहीं है, आपके लिए मीनिंगफुल होनी चाहिए। और पांचवा है ऑफ कोर्स आगे बढ़ने का एहसास, आगे बढ़ने का एहसास, अचीवमेंट, सफलता, यश। लेकिन सफलता यश क्या है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, फ्लरिश। फ्लरिश एक बहुत सुंदर शब्द है। फ्लरिश शब्द का अर्थ है समृद्धि, संपन्नता, समृद्धि। कौन कौन समृद्धि चाहते हैं? सभी चाहते हैं। हाँ? अगर हम रिटायर हो गए हैं तो भी क्या मैं समृद्धि चाह सकता हूं? बिल्कुल चाह सकता हूं। आप अपने मन को क्यों कह रहे हैं कि नहीं अभी रिटायर्ड मतलब उतरती कला है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। समृद्धि हर एक व्यक्ति चाहता है, फ्लरिशिंग हर एक व्यक्ति चाहता है। फ्लरिशिंग का अर्थ है यहां पे खुश होने के लिए, फ्लरिशिंग का अर्थ है अगर आपको अंदर से अंदरूनी ये फीलिंग आ रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कल जो थे उससे आप एक बेहतर इंसान बने हैं, उससे आप आगे बढ़े हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो वस्तुओं से हो, साधनों से हो, कलाओं से हो, कॉम्पिटेंस से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, आप जो थे उससे एक बेहतर इंसान बने हैं, तो आप फ्लरिश कर रहे हैं। और आप जो हैं उससे अगर आप सिकुड़ गए हैं पहले से, तो आप फ्लरिशिंग का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक टिप दे देते हैं, हमारे योग विद्या में यह माना जाता है कि जैसे आत्मा अभ्रुकुटी के बीच चैतन्य शक्ति आत्मा है और ये शरीर है हड्डी मांस का शरीर, इसी प्रकार से आपका एक सूक्ष्म शरीर है। क्या है? सूक्ष्म शरीर जो प्रकाशमय काया है, ठीक है, वो हूबहू आपकी इस काया के साथ है। आप जितना आध्यात्मिक विचार करते हैं, आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं, ईश्वर के प्रति प्रीति रखते हैं, एकाग्र करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, समाज के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के वृत्ति रखते हैं, आपकी वृत्ति जितने शुद्ध होती जाती है, आपके वो जो ज्योतिर्मय काया है, जो प्रकाशमय, जो ऊर्जा वाली काया है, वो आपके स्थूल काया से बड़ा होता जाता है। समझ रहे हैं? जिसको ऑरा कहा जाता है। नाउ जब आप विचार बहुत साधारण कर रहे हैं, नकारात्मक विचार कर रहे हैं, असफलता का कुछ सोच आपके दिमाग पे स्पाइरलिंग ट्रेंड्स चल रही है, तो आपके ऊर्जा की काया जो है वो श्रिंक होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। एंड व्हेन इट श्रिंक्स, जब तक आपका स्थूल काया ऊर्जा वाली काया से छोटी है तब आप खुश फील करेंगे। ऊर्जा काया अगर बड़ा है आपसे, आपका स्थूल काया से, और आपकी ऊर्जा वाली काया आपके स्थूल काया से अगर छोटी हो जाए तो जीवन को मिटाने की विचार आना शुरू होता है, जीवघात करने का विचार शुरू होता है, आत्महत्या करने की विचार शुरू होता है, कि जिंदगी की कोई मीनिंग नहीं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नकारात्मकता की फीलिंग शुरू होता है। आप अगर कुछ समय मेडिटेशन कर लेंगे या कुछ समय उत्साहवर्धक, उमंगवर्धक प्राणायाम कुछ करेंगे, जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, उन्मनी मुद्रा है, इस प्रकार से आप कुछ प्राणायाम करेंगे, इमीडिएटली आपकी एनर्जी एनहांस होगा, आपके ऊर्जा काया वृद्धि को प्राप्त करेगी और वो नकारात्मक विचार चले जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये है समृद्धि, फ्लरिश। फ्लरिश का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक भाषा में बोले, आपके सूक्ष्म शक्तियां और सूक्ष्म होते हुए विशाल बनता जा रहा है, और सूक्ष्म होता जा रहा है। सूक्ष्मता का अर्थ आप समझे हैं? भाई डांस वाले थोड़ा देर हो रहा है, चलेगा? आप गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है। और जैसे ही सूक्ष्म काया स्थूल काया से सिकुड़ जाती है तो नकारात्मक विचार शुरू होता है। तो किसी का अगर नकारात्मक विचार आ रहा है, थोड़ा सा प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तुरंत आपके अंदर सकारात्मकता जागृत होगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क में भी डॉक्टर कहते हैं एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स का स्राव होंगे और आप अच्छे फील करेंगे। राइट? नेक्स्ट, ओके, लोग चैलेंज पसंद करते हैं। चैलेंज समझते हैं? थोड़ा टफ चीज जो आम रूप से नहीं हो सकता है, उसको करना, चुनौती लेना, ये लोग पसंद करते हैं। लेकिन चैलेंज भी कितना होना चाहिए?
यहां एक गाइडलाइंस दिया हुआ है और इस बात को आप अपने जीवन पे या आपके साथ जो काम करने वाले हैं जिनको आप असाइन करते हैं उसके लिए से आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखिएगा। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ एक्साइटेशन है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ एक्साइटेशन, इसको फ्लो कहा गया है, फ्लो। इससे नीचे अगर है तो मैं बोरियत का अनुभव करूंगा, बोरियत का अनुभव करूंगा। और इससे ज्यादा एक्साइटमेंट अगर है या इससे ज्यादा चैलेंज है तो मुझे तनाव का फीलिंग होगा। अरे कैसे करूंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरा तो घबराहट सी हो रही है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा लगेगा आपको। विच मीन्स चैलेंज इज गुड, चुनौती अच्छी है, परंतु वो चुनौती उस लेवल का होना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा। मैं कर पाया, एकदम सीधा मैं आ रहा हूं जा रहा हूं, कोई चुनौती नहीं है, तो हम बोर हो जाएंगे जिंदगी से। ठीक है, तो आप अपने लिए ऑलवेज कुछ स्ट्रेच टारगेट सेट कीजिए खुद के लिए। अगर आपके ऑफिस, आपके कर्म क्षेत्र में उस प्रकार का माहौल नहीं है स्ट्रेचिंग का, तो आप खुद के लिए, जीवन के लिए स्ट्रेच टारगेट सेट कीजिए कि ये नेक्स्ट 3 महीना में मैं ये करूंगा, विच इज अबव एंड बियॉन्ड आपके रेगुलर टास्क। तो आपके जीवन में खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह, नवीनता का अनुभव होगा। ओके, राइट। युवाओं के लिए नवीनता बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूनेस, इनोवेशन। नेक्स्ट, तो यहां एक कंटिन्यूम दिखाया गया है कि किस तरीके से आप इस फ्लो को बढ़ा सकते हैं। आप अपने मोबाइल देवता का इस्तेमाल कीजिए और इसका फोटो लीजिए, फोटो ले लीजिए। यस, इसको आप अच्छी तरह से शांति से बैठ के इसका एनालिसिस कर लेना। जो मैं समझाया वही है लेकिन और डिटेल में है। निकाल लीजिए फोटो। डन? ओके, ओके, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको हमने बता दिया है। नेक्स्ट, ओके। अब आपके सामने 10 पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, जो खुशी से जुड़ा हुआ कौन सी चीज है और जुड़ी हुई कौन सी चीज नहीं है वो बताया जाता है। धन, धन को आम लोग बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया है कि धन होगा तो खुशी होगी, परंतु धन के साथ खुशी का कोई को रिलेशन नहीं पाया गया रिसर्च में। यह अद्भुत सत्य है। हाँ, धन हम समझते हैं पैसा होगा, गाड़ी होगा, बाड़ी होगी तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन पैसा, गाड़ी, बाड़ी, बंगलों के साथ खुशी का डायरेक्ट किसी भी प्रकार का कॉज इफेक्ट या कोरिलेशन नहीं पाया गया है। पहला सत्य। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं, एकिन नॉर्टन डन 2009। नेक्स्ट, ये 10 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। आप में से कौन कौन घूमने गए हैं? हाथ उठाइए, कहीं पे घूमने गए हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बस घूमने, भाई छोटा घूमना नहीं, 25 किलोमीटर ऐसा नहीं, बड़ा घूमने गए, बड़ा घूमने, 1 हफ्ता, 10 दिन। अच्छा ठीक है, ओके। जो बैठे हुए हैं खड़े रहिए, खड़े रहिए। जो घूमने गए थे वो खड़े रहिए। जो बैठे हैं वो देखिए, इन सभी लोगों ने पैसा का बर्बादी किया है। देखिए देखिए, थोड़ा गुस्सा के नजरिया से देखिए। इन्हीं लोगों ने पैसा का बर्बादी किया है। ओके, आप जानते हैं ये जो क्रूज शिप खड़े देख रहे हैं ना, क्रूज शिप, अंटार्कटिका, उसके लिए ट्रेनिंग होती है। अंटार्कटिका जाने के लिए आपको 2 दांत उखाड़ना पड़ता है। अंटार्कटिका जाने के लिए 2 दांत जो है पीछे वाली, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, वो विजडम टीथ निकालना पड़ता है, क्योंकि उधर जाके कुछ ठंडी के कारण कुछ दिक्कत आती है, ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट रीजन पता नहीं, आप जरा समझिए। भली भांति आपके दांत है, सोचिए आप 25 साल उम्र के हैं, 25 साल उम्र में अंटार्कटिका जाना है, तो अंटार्कटिका जाने का प्रोग्राम कहीं कैंसिल कर रहा है, तो अंटार्कटिका जाने के लिए आपका विजडम टीथ आपको निकालना पड़ता है। अब जरा मेरा क्वेश्चन आपको है, आप जब घूम के आए, वापस घर में आए, तो आप साथ क्या लेके घुस रहे हैं घर में? कुछ है आपके पास? क्या है? थकान है। थकान तो ठीक है, थकान दूर हो जाएगा, 2 दिन सोएंगे। आपके पास केवल एक्सपीरियंस है।
एक्सपोजर है। आप एक्सपीरियंस पाने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा कर दिए, 50,000 रुपया खर्चा कर दिए। आपने तो ज्वेलरी ले सकते थे ना, नहीं लिया आपने। आप जस्ट एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपया तक खर्च करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहां इस स्लाइड में यही बताया जा रहा है कि धन से ज्यादा एक्सपीरियंस का कीमत है। और आज आप जानते हैं स्पेसएक्स नाम से एक कंपनी है जो आपको आउटसाइड जो विश्व है वो आपको ले जाएगा, उसका ट्रेनिंग दिलाएगा, घुमा के ले आएगा, अंतरिक्ष को घुमा के लाएगा। सबसे कीमती मैं कहूं हॉबी, सबसे कॉस्टली हॉबी आज के दिन पे, राइट? ओके, बैठ जाइए। अब आप ये हॉबी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मैं आपको वो एक्सपीरियंस मेडिटेशन में दिला सकता हूं, उससे भी गहन एक्सपीरियंस दिला सकता हूं जिसमें पैसा खर्चा नहीं होगा, अच्छा होगा ना, अच्छी बात होगी ना, तो वो हमें दीदी कराएगी बाद में, राइट? तो ये सेकंड सत्य है कि लोग एक्सपीरियंस के लिए कुछ भी कर सकता है। भारत में एक शो होता था, उस शो का नाम था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। सुने हैं ना? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो ऐसे ही जो घूमने गए थे, एक्सपीरियंस पाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे मेरा जेब खाली हो जाए, चाहे अगले दिन खाने में दिक्कत हो जाए, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए कुछ भी करेगा, राइट? ओके, इट्स अ फैक्ट। आप जरा देखिए, स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग के लिए फ्लाइट, एक तो आपको ट्रेनिंग चाहिए, बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए, लाइफ के थ्रेट है, और जितना ज्यादा थ्रेट उतना ज्यादा इंटरेस्ट, उतना ज्यादा। आप बंगी जंप देखिए, पैसा करके ऊंचाई में जाके जंप लगाना है, पैसा भरना है, लेकिन वो जो फीलिंग है आप जस्ट उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए कर रहे हैं, राइट? सो एक्सपीरियंस मैटर्स। नेक्स्ट, कृतज्ञता। कृतज्ञता की फीलिंग आपको आनंद दिला सकता है, बेहद आनंद दिला सकता है, और इसका प्रैक्टिस करके देखिए, ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कीजिए। लोगों का जीवन, ये पाया गया है, सारे विश्व का ये सर्वे है, हमारे एक साथी भी इस पर रिसर्च कर रहे थे, हमारा रिसर्च स्किल पर था, और हमारे जो साथी थे वो कृतज्ञता, डिस्पोजिशनल ग्रैटिट्यूड। डिस्पोजिशनल ग्रैटिट्यूड अर्थात जन्म से जो लोग कृतज्ञ संस्कार के होते हैं, संस्कार के धनी होते हैं, उनके जीवन का क्वालिटी किस प्रकार का है, वो था ग्रेटिट्यूड, राइट? तो ये पाया गया कि जिनके अंदर कृतज्ञता के जन्मते संस्कार है, उनके जीवन का क्वालिटी ऑफ लाइफ, खुशी बेहतर है, राइट? तो चेक कर लीजिए, अगर कृतज्ञता की कमी है तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगा। क्या करना है? दिन का शुरुआत कीजिए ईश्वर को कृतज्ञता के साथ, माता पिता को कृतज्ञता के साथ, अपने टीचर्स को कृतज्ञता के साथ। आप जहां कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जरा सोचिए, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में 19-20 होती है, हर चीज एकदम बेस्ट है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम उस कंपनी का नुक्स कहते रहेंगे तो, और वही से हमें सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी से हम सामान खरीद रहे हैं, वो चीज हमारे खून बन रही है, तो हम जिस चीज का बदनामी कर रहे हैं वो चीज हमारे खून अगर बने तो क्या मेरा जिंदगी सुखमय हो सकता है अगर मैं कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता हूं? अगर मैं इतना नाराज हूं मेरे कर्म क्षेत्र से, तो सारा दुनिया खुला है ना, मैं दूसरा कहीं ढूंढ लूं जहां मुझे संतोष मिले। लेकिन असंतुष्ट होके कोई चीज करना, ऐसे कंप्लेन करते रहना, उसको सुधारने का प्रयास करना, वहां तक ठीक है, लेकिन कंप्लेनिंग एटीट्यूड ये सेहत के लिए, मन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, आनंद के लिए ये आनंद नहीं दिला सकता है। तो ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओके, मैंने गौ का उदाहरण दिया। बच्चे मम्मी के पास आके कैसे मम्मी को पकड़ लेते हैं? क्यों पकड़ते हैं? बाकी जो पहनते हैं वो क्यों पकड़ते हैं? टच इज एक्चुअली वेरी पावरफुल, ठीक है, अगर उसमें अच्छी वृत्ति हो। बिकॉज आजकल बहुत सारे पॉश, आप जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, बच्चों का भी वो हैरेसमेंट ना हो इसके लिए बहुत सारे नियम बने हैं। परंतु एक पवित्र टच जो है, जैसे माँ और बच्चे का,
वो टच जो है उन्हें बहुत सुंदर फीलिंग्स दिलाती है, बिकॉज आपके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन नाम के एक बहुत सुंदर केमिकल का निश्चरण होता है और आपको खुशी का अनुभव होता है। राइट, नेक्स्ट। अगर हम केवल कुछ पल के लिए सकारात्मक चिंतन करते हैं बैठ के, हमारे जीवन की परिस्थिति कठिन है, अनुकूल नहीं है, सारे प्रतिकूल है, परंतु उस प्रतिकूल परिस्थिति में एक टी शर्ट खरीदिए। कौन सा टी शर्ट खरीदेंगे मैम? कौन सा टी शर्ट खरीदेंगे मैम? एक टी शर्ट खरीदना है। कौन सा टी शर्ट खरीदना है? आप बोलेंगे मैं टी शर्ट नहीं पहनता हूं। चलो भाई लोग बताओ, टी शर्ट, कौन सा टी शर्ट खरीदेंगे? भाई साहब आप कौन सा? ब्लैक कलर के शर्ट पहने हुए हैं, बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं, बताइए कौन सा टी शर्ट खरीदेंगे? कोई भी व्हाइट? नहीं नहीं, व्हाइट नहीं लीजिए, आपको वो टी शर्ट लेना है जहां लिखा है अपना टाइम आएगा, वो टी शर्ट खरीदना है। मैम खरीद सकते हैं ना? ये एक टी शर्ट लगा के रखिए। अगर आप टी शर्ट पहनते नहीं है, बहन जी अगर मिलेगा मुझे सौगात में दे देना, वो एक 44 साइज का, अपना टाइम आएगा या अपना टाइम आ चुका है, वो मैं टांग के रखूंगा कहीं। आप सिर्फ सुबह उठ के देखिए, अपना टाइम आएगा। ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग सकारात्मक मैसेज है, अपना टाइम आएगा, अपना बारी आएगी और मैं कमाल करके दिखाऊंगा। ये उम्मीद वाली टी शर्ट है, ये ना उम्मीद का टी शर्ट नहीं है, ये उम्मीद वाली टी शर्ट है। समझ रहे हैं मैसेज? तो अपना टाइम आएगा, ये अगर हम रोज बैठ के कुछ देर चिंतन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, एकाग्र करें और वो सकारात्मक दृश्य बनाए जो टाइम हम लाना चाहते हैं, तो वो टाइम जल्दी जल्दी आपके लिए आ जाएगा, वो अच्छी टाइम आपके लिए आ जाएगा। राइट, दिस इज अ मेथड। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। खुश लोग के साथ आप मिलेंगे तो खुशी बांटना हो जाएगा और खुशी में बढ़ोतरी होगी, खुशी बांटने से कम नहीं होती है। और इसीलिए हम चाहते हैं जो खुश लोग हैं उनके साथ रहने के लिए। बट एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आप अगर बुरे मूड में हैं, आप अगर लो मूड में हैं, आपका मूड अच्छी नहीं है उस दिन, तो आप किस प्रकार के गीत सुनेंगे? खुशी के गीत सुनेंगे, जगजीत जी का गजल लगाएंगे, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, इस प्रकार के गजल लगाएंगे, या दुखी चीजें सुनेंगे। एक आपसे भी हारा हुआ, थका हुआ, दुखी कोई व्यक्ति से मिलेंगे, भाई क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हैं, आपस में दुख बांट रहे हैं। अरे भाई सुख भी तो बांटो, दुख बांटने वाली चीज होती है, दुख को मिटाओ, खत्म करो, सुख बांटिए। तो हैप्पीनेस इज कंटेजियस। तो इसीलिए आपके संग कैसा है, मैं युवाओं को एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिए, आपका संग, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके वर्क स्टेशन के इर्द गिर्द में बैठे हुए जो लोग हैं, जिनके साथ आप 6 घंटा 8 घंटा कार्यरत हैं, वो आपका किस प्रकार का है देख लीजिए। राइट, वो अगर अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जिंदगी में तरक्की कर सकेंगे। जिम में जो एक्सरसाइज करने जाते हैं, देयर इज एन एक्सरसाइज कॉल्ड आई गो यू गो। व्हाट इज आई गो यू गो? अब सोचिए, हमारे यहां पहलवान जी विजय भाई बैठे हैं। विजय भाई हाथ उठाइए। हाँ, तो विजय भाई और मैं मोटू, हम दोनों जिम ज्वाइन करते हैं। विजय भाई कहते हैं मैं पहलवान बनूंगा और आप अपने मोटापे कम करना। हम बोला ठीक है, तो दोनों हम लोग जिम में ज्वाइन किए। अब हम करेंगे आई गो यू गो। आई गो यू गो मतलब क्या है? पहले विजय भाई करेगा। सोचिए, विजय भाई ट्रेडमिल में 10 मिनट दौड़ा, एक पर्टिकुलर जो उसका डिफिकल्टी लेवल है। अब मैं विजय भाई को वो चुनौती दूंगा, दौड़ के 10 मिनट मैं भी वो डिफिकल्टी लेवल उससे थोड़ा 1% बढ़ा दूंगा। विजय भाई बोलेगा अच्छा मुकुल भाई ठीक है, आप 11% इंक्लिनेशन में, अब मैं 15% में करूंगा। कुछ किया विजय भाई, अब मेरे लिए वो चुनौती है 15%, चलो मैं 16% कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन किसी भी हद। सो दिस इज कॉल्ड एज आई गो यू गो। आप समझ रहे हैं? आई गो यू गो आप करिए, आप जहां एंड किए हैं उसको मैं मापकाठी रखकर, बेंच मार्क कर मैं उससे 1% बेटर करने को ट्राई करूंगा। नाउ इट इज योर चैलेंज, यू विल डू इट बेटर देन दिस। सो दिस इज आई गो यू गो,
हैप्पीनेस इज कंटेजियस। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आप आई गो यू गो, अच्छा तूने ऐसा किया, ये फायदा हुआ, इतना बेनिफिट हुआ, चल मैं भी करूंगा। तूने मेडिटेशन सीख के इतना चेंज आया तेरे अंदर, 7 दिन का एक सत्संग करके, 7 दिन का मेडिटेशन सीख के, चल मैं भी कल से करूंगा। आई गो यू गो, यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज, ये आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं ये जरा चुनिए। नेक्स्ट, ओके, काइंड एक्ट्स जब हम करते हैं तो हमारे अंदर करुणा जागृत होता है। और योग शास्त्र में 4 शब्द कहे गए हैं, करुणा, मैत्री, मुदित और उपेक्षा। करुणा क्या है आप जानते हैं? काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी। मैत्री आप जानते हैं, फ्रेंडशिप, अच्छे कार्य के लिए फ्रेंडशिप। मुदित अर्थात जो कोई धर्म के कार्य कर रहा है, समाज के अच्छे कार्य कर रहा है, उसमें सहयोगी बनना, यह मुदित है। आई एम सपोर्टिव, आई एम पार्टिसिपेटिव। और उपेक्षा, जो चीज फालतू है, फजूल है, जो कोई दुष्ट प्रकृति के, निकृष्ट प्रकृति के अगर लोग हैं, उनके आचरण, उनकी बातों को हमें उपेक्षा करना है। अगर हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, उसको इग्नोर करना है, दुर्लक्ष्य करना है। तो ये 4 बातें बताई गई हैं। तो उसमें से ये चीज करुणा का बताया जा रहा है, जिसमें से बहुत सुंदर आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है अगर आप काइंडनेस का एक्ट, किसी को हेल्प करने का एक्ट किए हैं। नेक्स्ट, यस, कोई अच्छे एक्टिविटी में आप अगर वॉलेंटियर करते हैं तो आप अच्छे फीलिंग्स करते हैं, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सोशल कॉज हो, किसी को अक्षर ज्ञान दिलाना, किसी को मेडिटेशन सिखाना, किसी को हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना, गांव-गांव में जाके कुछ प्रकार की सेवा करना, किसी को परमात्म अनुभूति कराना, किसी को आत्म अनुभूति का प्रक्रिया बताना, ये सब गुड डीड्स हैं, वॉलंटियरिंग। और हमारा टाइम सफल हो रहा है, हमें खुशी होती है ये कार्य करते हुए, राइट? बिकॉज इसके अंदर मीनिंगफुलनेस है, इसके अंदर पर्पस है, हायर पर्पस है। नेक्स्ट, यस, दूसरों को देने में खुशी अधिक होती है आप खुद के लिए स्पेंड करेंगे तो। ये स्लाइड देखते हुए जस्ट वो 23 हमारे वॉलंटियर्स को याद कीजिए, आप लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया था। इस तरफ के वॉलंटियर्स के पास जो हैप्पीनेस के प्रॉप्स थे वो खुद के लिए थे, वो जड़ थे, वो स्थूल थे। और इस तरफ के जो प्रॉप्स थे वो देने वाले थे, दूसरों के लिए थे और सूक्ष्म थी। तो यही यहां बताया जा रहा है कि आप जब दूसरों के लिए या कोई हायर पर्पस के लिए धन को लगाते हैं तो आपको खुशी होगी। और इसीलिए बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स, स्टीव जॉब्स, वारेन बुफे, नारायण मूर्ति, आप नाम लेते जाइए, कलाम साहब, ये सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारे संस्था के संस्थापक जो हैं दादा लेखराज जी, हम लोग उनको प्यार से प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस के हर चीज पूर्ण रूप से समर्पण किए और एक छोटी सी कमेटी बनाई और उस कमेटी में सारे महिलाएं थे, माताएं और बहनें, उनको अपने सारा प्रॉपर्टी समर्पित किया और वो खुद एक सेवक बन के रह गए। और वो माताएं और बहनों ने इस संस्था के संचालन की, जिसके नाम से फिर ओम मंडली ब्रह्मा कुमारीज बनी। तो ये समर्पण भाव जो है अच्छे कार्य के लिए, देने में सुख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ द लास्ट स्लाइड। अभी तक हमने जो आपको बताया 1 से 9 पॉइंट्स, ये रेजगारी पॉइंट्स हैं। उसका मतलब क्या ये है आप नहीं करेंगे? नहीं, इसमें से कोई भी चीज उठाइए। लेकिन अगर आप 10वां करते हैं तो 1 से 9 का पूर्ति आपो आप होगा। 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 है ना। अब ये 10वां स्लाइड में जो बताया जा रहा है ये 9 in 1 है। तो आप 9 in 1 करना चाहेंगे या 9 अलग अलग चीज करना चाहेंगे, आपके ऊपर है। और 10वां स्लाइड है कि हायर पर्पस और गोल पर जीना, ईश्वर अनुभूति करना, आत्म अनुभूति करना। आत्म अनुभूति अलग है और परमात्म प्राप्ति की अनुभूति अलग है, 2 अलग चीजें हैं, परंतु एक दूसरे का तबका है। पहले आत्म अनुभूति करनी होती है, फिर परमात्म अनुभूति, जो हमें, जिसकी स्पष्टता हमें आदरणीय दीदी जी देंगी हम सभी को। देखिए यहां पे एक स्थान है मस्तिष्क के, यहां पे आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटी में, जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं। आप बोलेंगे मैं तो चेयर पे बैठा हुआ। नहीं, ये आपका शरीर बैठा हुआ है, आप नहीं बैठे हुए हैं। आप कहां बैठे हैं? आपका कॉन्शियसनेस कहां है? चेतना कहां है? चेतना आपके मस्तिष्क के मध्य भाग पर है।
और भारतीय संस्कृति में उसे आत्मा कहा गया है। आत्मा, अवेयरनेस, सोल, सेल्फ, रूह, ये कहा गया है। वो कहाँ है? मस्तिष्क के भीतर, सामने से देखेंगे तो भ्रुकुटी के बीच, आज्ञा चक्र जिसे कहा जाता है। और आज्ञा चक्र के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र के ऊपर एक दरवाजा है, इसको कहा जाता है सहस्रार। दरवाजा है केवल। और वो दरवाजा किस लिए है? किस लिए है वो दरवाजा? दरवाजा से क्या करते हैं आप? अच्छा, घर में दरवाजा नहीं हो चलेगा? क्यों? दरवाजा सुख दिलाता है या दुख दिलाता है? क्या सुख दिलाता है? दरवाजा सुख दिलाता है। भी दरवाजा तो आप रात को बंद करके सोते हो, चोर आ जाएगा, तो सुख कैसे दिला रहा है? दरवाजा सुख दिलाता है या दुख दिलाता है साहब? हाँ जी, आने जाने का मार्ग है। और आना जाना क्यों कर रहा है साहब? सुख कैसे दिला रहा है बताइए? वो सुख दिला रहा है कि आप बाहर जा रहे हैं उन चीजों को हासिल करने के लिए जो आपके जीवन का लक्ष्य है। आप समझ रहे हैं? जेल में दरवाजा होती है लेकिन बंद रहती है। तो जेल में आनंद का अनुभूति होती है क्या? आपको निकलने का अनुमति नहीं है, तो आप बंधन का अनुभव करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह योग विद्या में, योग साधना में आत्मा इस दरवाजा से परमात्मा को याद करती है। और जब आप उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, बहुत प्यार से माता पिता बंधु सखा, जैसे गीत में भी बताया हुआ है, उनकी अनुभूति करने लगते हैं, तो आप उसे परमात्म अनुभूति करते हैं, कहते हैं। और ये बहुत श्रेष्ठ अनुभूति है जिसकी गहराई में आप जा सकते हैं और जीवन के सारे प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। क्योंकि योग में माना जाता है कि सफलता पाने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है। एक है एकाग्रता और दूसरा है उमंग, उत्साह, कमिटमेंट, लगे रहना, छोड़ नहीं देना, परसिवियरेंस। और दूसरा है एकाग्रता। बिकॉज आप अगर फोकस्ड हैं और आप अगर उमंग उत्साह है उसको सस्टेन कर सकते हैं, सस्टेन फोकस को ध्यान कहा जाता है। थोड़ा देर के लिए चिंतन कर रहे हैं उसको धारणा कहा जाता है, और अगर उसमें समा गए हैं उसको समाधि कहा जाता है। तो आप अगर फोकस कर सकते हैं कोई चीज में, एकाग्रचित हो सकते हैं, अनडेडिकेटेड फोकस दे सकते हैं, तो आप उस चीज को प्राप्त बहुत सहज रीति से कर सकते हैं। और स्थूल प्राप्ति तो यूं यूं होता रहेगा, राइट? तो अभी हम चलेंगे हमारी आदरणीय दीदी जी से, हम लोग योग की अनुभूति करेंगे कि कैसे हम इस मार्ग पर हम अपने बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़े, और जो हम लोग इस कंटिन्यूम में हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ के बात सुने थे, उस हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ की अनुभूति करेंगे। बट उसके पहले शायद बहन जी कुछ मनोरंजन के लिए हम लोग को डांस वगैरह का कुछ रिफ्रेशमेंट्स कराएंगी। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। आप सभी को मजा आया? कितना मजा आया? बस इतना। तो अभी मैं निवेदन करूंगी, मुकुल भाई आप स्टेज पे ही अपना आसन ग्रहण करें। आप सभी को जो आपने अभी सुना उससे ये आप बखूबी जान गए होंगे कि आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी से है। बैकग्राउंड कहूंगी या ये कह सकते हैं एडिशन इन द बैकग्राउंड। बेसिकली आप पेशे से इंजीनियर हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी में आप ट्रेनिंग एकेडमी के हेड हैं, और साथ ही आपने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट डिग्री लिया हुआ है। तो ये जो भी आपने सुना, ये पूरे जीवन का अभी तक का आपका ये अनुभव बोलता है। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी का जो एक ब्लेंड होता है, वो इतनी खूबसूरती के साथ आपने हमारे सामने पेश किया। हमने अपने जीवन में क्या अभी तक पाया है और आगे क्या बाकी है पाना, उसको कैसे अपने अंदर अर्जित करना है, और एक कंप्लीट पर्सनालिटी अपनी निखारनी है, हमने अभी ये सारे गुर सीखे हैं। अब मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी हैं। आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, हमारे बीच में उपस्थित हैं नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय भ्राता महेंद्र सिसोदिया जी। आप भी आएं, अपना आसन ग्रहण करें।
मंच पर, और साथ ही बहनों से निवेदन करेंगे कि आप बैज पहनाकर, माला पहनाकर हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। और हम सभी तालियों से स्वागत करेंगे। इतना अच्छा हम सभी को ये सेशन मिला है, इतनी सारी ट्रिक्स मिली हैं, तो हैप्पीनेस, आनंद, खुशी ये दिखाई तो देनी चाहिए। या अभी ऐसा लगता नहीं ठीक है अभी करेंगे, नहीं, दिखाई देना चाहिए कि हाँ हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? तो आज का ये सत्र इतना अच्छा रहा और अभी चल रहा है आगे। हम अभी और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और साथ में कैसे अपने आप को एक दिशा दी जाए। खुशी अपनी जगह है, पर जब तक दिशा नहीं है तो खुशी कैसे मिल सकती है। और अब मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि बैज और माला के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, हमारे बीच में आदरणीय घासीराम भाई जी हैं, आप आएँ। हमारे बीच में भ्राता महेंद्र सिसोदिया जी हैं, आप उनको माला पहना के उनका स्वागत करें। खुशी की एक लहर, जैसा बताया गया हैप्पीनेस इज कंटेजियस, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे से ही हमें मिले, पर हम दूसरों को दे सकें, क्योंकि देने वाले को ही देवता कहा जाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसे कह सकते हैं दिव्य गुणों से भरपूर हो, एक ऐसा संसार जहां पर creating a world for all ages, social cohesion between different generations, ये समझ में ना आवे, ये किसी को पता ना चले कि हमारे बीच में विभिन्नता क्या होती है। और अभी हमारे बीच में कुमारी दीवा, कुमारी निशा, कुमारी चित्रा, कुमारी स्वास्ति है, जो एक बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग पे हमारे सामने प्रस्तुति लेकर आ रही हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आपका गीत प्ले किया जाए और आप सभी मंच पर आएं और एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत करें। गीत के बोल हैं, युवा ओ युवा सबके प्यारे युवा। तालियों के साथ स्वागत करें। आँखों में कल का भारत है और हाथों में है जग सारा। आँखों में कल का भारत है और हाथों में है जग सारा। तस्वीर नई दुनिया की है, तकदीर बने इनके द्वारा। और इनसे नहीं हुआ, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा।
फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हम सभी ने इतनी सुंदर प्रस्तुति तो देखी, परंतु गीत के बोल इतनी शक्ति भरने वाले थे, हमारे अंदर उमंग भरने वाले थे। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सभी ने उनको बहुत ध्यान से सुना होगा। और अब मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता महेंद्र सिसोदिया जी। आप नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास का एरिया। आप यहाँ पर युवाओं को कैसे हम सशक्त बनाएं, ये सेवाएं आप संभालते हैं। आप अपने चंद शब्दों में हमें हमारे युवा साथी भाई बहनें जो बैठे हुए हैं उनको प्रेरणा दें। आदरणीय भ्राता जी। आदरणीय सुषमा दीदी, आज के हमारे मुख्य वक्ता मुकुंद भाई जी, उपस्थित सभी दीदी, सभी बहनों और भाइयों, मेरे को ब्रह्मा कुमारी जी के प्रोग्राम में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ आने की एक अनुभूति वास्तव में बिल्कुल एक अलग है। सब कुछ भूल गए यहाँ आने के बाद, और जो आपाधापी दुनियादारी की और जो टेंशन वाली बातें थी वो बहुत कम हो गई। ये तो ऑफिस में कई प्रकार के टेंशन और प्रेशर होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसी इच्छा हो रही है कि अब घर और लेट जाएं तो अच्छा है। तो पहला रिजल्ट तो मेरे को ये मिल गया और इससे मेरे को उम्मीद जागी है कि शायद देश के नौजवानों को निश्चित रूप से इनका मार्गदर्शन ले करके उनको एक नई दिशा देने का प्रयास होना चाहिए, और ये अपने स्तर से कर भी रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो एजेंसियां, यूथ एजेंसी खास करके, जैसे नेहरू युवा केंद्र हो गया, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, ये तमाम जो एजेंसियां हैं ये यूथ डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है पूरे देश में। तो अभी जो हमारे बीच में भाई जी ने जो यूथ को एक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, खुश रहते हुए वो अपने और अपने देश के विकास में कुछ योगदान दे सके, उसके लिए उन्होंने नौजवानों को संदेश दिया बहुत ही सरल तरीके से, बहुत अच्छी प्रस्तुति से। निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित नौजवानों को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो ताकत है, समाज की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आज का हमारा नौजवान है। और ये जो देश की जो ताकत है, इसको यदि सही दिशा आज नहीं मिली तो जो हम उम्मीदें कर रहे हैं देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, और जैसे आप भाई जी ने बताया था कई प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, तो इन सब षड्यंत्रों का मुकाबला करते हुए पूरे विश्व में भारत एक सशक्त और मजबूत बन के अगर आना है तो उसके लिए नौजवानों को संभालना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक बात और कही, वो मेरे को आज पता चली कि सबसे ज्यादा खुश भारत युवा जो है भारत का है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम तो यूं समझ रहे थे अभी तक कि शायद वो यूरोपियन कंट्री के नौजवान सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनको तो तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ की वनस्पत हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके सर्वे बता रहे हैं कि ये सर्वे बाहर की कंट्रियों ने किए, तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि वास्तव में इतना सब कमजोर, थोड़ा कमजोर है हमारा भारत, और यूथ वास्तव में कमजोर है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे है। उसके बावजूद हमारा यूथ खुश है, तो इससे ये अंदाजा लगाओ कि हमारे देश की संस्कृति कितनी मजबूत है। पुरानी जो हमारी देश की संस्कृति है उसको इतना तोड़ने मरोड़ने के बाद, कई लोगों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने लूट खसोटने के बावजूद भी आज हमारी संस्कृति ऐसी है कि आज भी हमारा यूथ खुश है। इसका मतलब बहुत बड़ी ताकत है। हम बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा नौजवान और ज्यादा खुश हो सकता है। अभी हमारे नौजवानों में पाश्चात्य संस्कृति ने एंट्री कर ली है, करती जा रही है, और उधर हमारा जो नौजवान है वो उधर ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा उधर भाग रहा है हमारे जो संस्कृति है उसको छोड़ के।
तो उनको अभी समय है हमें संभालने का। और ब्रह्मा कुमारी जी का सहयोग लेकर के हम तमाम एजेंसियां जितनी भी पूरे देश में नौजवानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, मैं बाकी एजेंसियों को भी बोलूंगा, क्योंकि हमारी मीटिंग होती रहती है तो उसमें हम ये मुद्दे भी रखेंगे। अभी तक मैं तो ये समझता था कि शायद धार्मिक प्रचार प्रसार ब्रह्म कुमारी के माध्यम से होता है और वो क्षेत्र अलग है, और आज का नौजवान इन चीजों में ज्यादा रुचि रख नहीं रहा है। वो सीधा आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी आ गई है कंपटीशन, टॉपर होने की। उस टॉपर होने के चक्कर में उसने सब कुछ भूलता जा रहा है। वो अपने रिश्ते नाते भूल रहे हैं, हमारी संस्कृति को भी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, और धार्मिकता की तरफ भी उसका झुकाव कम होता जा रहा है। मतलब वो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। और उसका कारण ये है कि समाज में थोड़ी विकृतियां पैदा होने लगी है और आने लगी है, जैसे कि बड़ों का मान सम्मान पहले जितना नहीं होता है। वो आज की जो नई पीढ़ी है ना, वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान कम करने लगी। उसका साक्षात उदाहरण है कि वृद्धा आश्रमों की संख्याएं बढ़ने लग गई है। ये ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों में हमें समझना है। तो उन नौजवानों को आज अगर हम संभाल लेते हैं और उनको सही दिशा दे देते हैं, तो आने वाले समय भारत का है। भारत युवा शक्ति को अगर सही तरीके से दिशा दे देंगे तो हमारा भारत बहुत मजबूती से और बहुत सशक्त और बहुत ताकतवर रूप से उभर के आएगा। इसमें कोई शंका भी नहीं है और कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो नेहरू युवा केंद्र, मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरे भारत के 623 जिलों में इसके ऑफिसेस हैं, और ये रूरल यूथ डेवलपमेंट के काम करता है। कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन 1972 से ये काम कर रहा है। ये प्रचार प्रसार और ये दिखावे इनमें ज्यादा नहीं है, इस वजह से इसको कोई ज्यादा जानते नहीं है। लेकिन गांव का जो यूथ है, दो तरह के यूथ होगा हमारे देश में, एक शहरी यूथ और एक गांव का यूथ। शहर का यूथ तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड है, उसको मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, और उसको सुविधाएं मिलती है तो वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन गांव जो हमारा भारत गांव में बसा, आप सब जानते हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन गांव की है। तो गांव का जो यूथ है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम गांव में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, इधर रचनात्मक गतिविधियां चल रही है, उधर साइड में गुमटी पे लड़के और सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं। वो उनको कोई मतलब नहीं प्रोग्राम से। जबकि वो सारा यूथ अगर एकजुट होकर के सही काम में हाथ बटाने लग जाए तो और कितनी अच्छे से हमारा गांव की में जागरूकता आ सकती है। गांव में जो अन्याय, शोषण, अत्याचार जो हो रहे हैं उसमें जो है वो कम हो सकते हैं। गांव में कई प्रकार के नशे में नौजवान फंसा हुआ है, शहर में भी फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि शहर पूरी तरीके से, शहर के नौजवान सब बहुत अच्छे हो गए हों। कुछ परसेंटेज हैं जो पढ़ाई लिखाई में सही है, उनमें संस्कार हैं और वो सही दिशा में जा रहे हैं, उनको अच्छे बुरे का भान है। लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज है वो नौजवान अभी भटकने की ओर बढ़ रहा है, और उनको नहीं रोका गया तो हम जो देश के सशक्त बनाने की सोच रहे हैं उसमें हमें दिक्कतें आएगी। तो अभी समय है कि हम लोग उसको संभालें। तो नेहरू युवा केंद्र जो रूरल यूथ में काम करता है, तो रूरल यूथ के लिए तो हम हमारे ब्रह्म कुमारी के सहयोग से गांव में जो कैंप लगते हैं, रचनात्मक जो प्रोग्राम एनवाई के करता है, जैसे अभी बता रहे थे कि वो वृक्षारोपण कार्यक्रम है गांव में हम करते हैं, कोई प्रचार प्रसार नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हेल्थ कैंप करते हैं, गांव में रैलियां निकाल के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं, उनको आपस में सामाजिक कुरीतियों को लेकर कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं उनको लिए भी ठीक होने का काम करते हैं, आपस में कई जाति और धर्म को लेकर लड़ते हैं। उसके लिए हम नौजवानों को कोशिश करते हैं कि आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप जो है आगे बढ़ो। जाति, धर्म और ये छोटे ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठ के हमें आगे बढ़ना है, तभी हम हमारा और हमारे देश का विकास कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार की बातें हम हमारे लेवल पे करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ब्रह्म कुमारी स्टेप बाय स्टेप और उसको जो तैयार करते हैं, यूथ को जो शिक्षा देते हैं, जैसा मैंने इनको आज सुना, उससे मेरे को ये विश्वास हो रहा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से उन नौजवानों को, राष्ट्र को सशक्त मजबूत करने के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। हमें ऐसा यूथ चाहिए कि जो अपने खुद के विकास के लिए तो वो काम करे,
अपने बिजनेस करे, नौकरी करे, अच्छा जो है नेता बने, कुछ भी करे, सक्सेस हो जीवन में, लेकिन वो उसमें ऐसे गुण होना चाहिए कि वो दूसरों की मदद भी करे। आज दूसरों की मदद की जो भावना है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही। वो सिर्फ अपने आप का भला चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। कोई अगर मौका मिलता है तो वो चाहे उस मौके को लेने के लिए धन दौलत देना पड़े, शोर सिफारिश लगाना पड़े, लेकिन वो बाकी लोगों को पीछे धकेल के वो खुद लेना चाहता है। तो ये जो स्थिति है इसको हमें रोकना पड़ेगा और हमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि चाहे वो शहर का यूथ हो, चाहे गांव का यूथ हो, वो ऐसा सशक्त हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो, उसमें फुल कॉन्फिडेंस हो और उसमें नॉलेज हो और वो दूसरे की मदद करने के लायक हो। सबसे बड़ी बात है, यूरोपियन कंट्री ने एक अभी सर्वे कराया था, 3 साल पहले की लगभग घटना है ये। उसमें उन्होंने सर्वे ऐसे कराया कि जितने पावरफुल लोग थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े उद्योगपति, सबका सर्वे कराया कि हमें खुशी कैसे मिले, खुशी जो है किस चीज में है। पावर में खुशी नहीं मिल, वो सारा जब उसका रिजल्ट निकल के आया तो उसमें यह निकल के आया कि पावर में कोई खुशी नहीं है। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी खुश नहीं है। खुशी जो है सिर्फ एक छोटी सी चीज में है कि उसका व्यवहार जितना अच्छा होगा बाद में वो खुश रहेगा। जो दूसरे की मदद करने की जिसने भावना रखी है वो खुश, रिजल्ट ये आया कि वो खुश वो आदमी रह सकता है जो दूसरे की मदद कर सकता है। जो दूसरों की हमेशा मदद करता है वो बहुत खुश रहता है। और उसमें जो घमंड होता है कि भाई मैं तो इतना पावर में हो गया, मेरे को एक फोन में मैं ऐसा कर दूं और इतना पैसे कमा लूं, वो सारी चीजें बेकार है। ये तय हो चुका है कि वो दूसरों की मदद करने में उसको खुशी मिलेगी और उसका व्यवहार जितना अच्छा होगा लास्ट में उसको वही खुशी उसको सबसे ज्यादा सुख देगी। बाकी सारे धन दौलत उसके धरे धराए रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे नौजवानों को आज हमें सेवा भाव की तरफ उनको मोड़ना है और उनको अपना कैरियर बनाए, अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो रुचि रखता है उसमें उसको इतना स्किल डेवलप करें, उसमें हुनर पैदा करें कि उस क्षेत्र में वो सक्सेस हो। साथ साथ उसमें ये संस्कार जरूर डालें कि वो एक दूसरे की मदद करे, अपना व्यवहार अच्छा रखे और ये आपस में लड़ाई झगड़े और ये धर्म और जाति और छोटे ऊंच नीच को लेकर के जो तनाव पैदा हो रहे हैं पूरे देश में, इन चीजों से ऊपर उठ करके वो आगे कदम बढ़ाए और संगठित हो। सबसे बड़ी चीज है कि गांव या शहर हो, मोहल्ले में सारे नौजवान एकजुट हो करके एक ताकत के रूप में वो आगे बढ़े। एनवाईके यही काम कर रहा है। गांव के जो नौजवान हैं जो भटक रहे हैं, जिनको रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उनका हम ग्रुप बनाते हैं, युवा संगठन बनाते हैं, महिलाओं का महिला संगठन बनाते हैं और उनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दे करके उनको सही दिशा देने का प्रयास करते हैं ताकि वो लड़ाई झगड़े और उसमें अपना कैरियर बर्बाद नहीं करे और वो अपना और अपने गांव के विकास में जितना योगदान हो सके दे और वो आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर आज के इस कार्यक्रम में मेरे को सबसे बड़ी शिक्षा यहाँ ये मिली है कि यहाँ सेवा भावी होना बहुत जरूरी है और ये धन दौलत और इसके पीछे भागना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सेवा भाव सबसे सरल है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है और वो जीवन में करना चाहिए। जैसे एक कहानी है कि एक बार अपने सूर्य भगवान जो है छुट्टी पे जाने के लिए उन्होंने सबको बुलाया, जितने भी ये सोर्स हैं उजाला करने के, ये जैसे लाइट हो गई, ट्यूब लाइट हो गई, हेलोजन हो गई, आपकी दिए बत्ती हो गए, दीपक हो गए, सबकी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और बोला कि भाई मैं थक गया हूँ, हजारों साल से रोशनी दे रहा हूँ, लोगों को उजाला दे रहा हूँ, अब मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ 1-2 दिन के लिए, तो अब आप बताओ कौन जिम्मेदारी लोगे। तो सब लोग चुपचाप, कोई जवाब नहीं दे। बड़े बड़े हेलोजन सभी आए थे वहां पे, तो उन्होंने जो है सब चुपचाप, तो सबसे पीछे एक वो दीपक बैठा हुआ था, छोटा सा दीपक, उसने ऊंचा हाथ करके बोला कि सर मैं जो है आप छुट्टी पे जाओगे तो मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकता हूं कि पूरे देश में उजाला कर दूं, लेकिन किसी झुग्गी झोपड़ी में जल करके वहां उजाला करने का मैं प्रयास करूंगा। इस कहानी का मतलब यह है कि आप सब लोग
जो भी है हमारे देश के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं वहाँ थोड़ा भी अगर किसी के जीवन में उजाला करने का प्रयास करें या थोड़ी किसी की मदद करने की कोशिश करें तो पूरे देश में एक अच्छा माहौल बन सकता है, देश में पूरा उजाला हो सकता है और बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं दीदी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम तो लगे हुए थे हमारे पूरे टारगेट पूरे करने में, और ये सरकारी मशीनरी तो आप जानते हो कैसे काम करती है, लेकिन सरकार के भरोसे यदि हम रह जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप जैसे ऑर्गेनाइजेशनों की जरूरत है, ऐसी कई एनजीओ है, कई संस्थाएं हैं, सब लोग मिल करके हमारी मदद करें, हम आपके साथ हैं। और मैं गांव में जब भी कोई प्रोग्राम करूंगा तो ब्रह्म कुमारी के कोई न कोई प्रतिनिधि को मैं जरूर बुलाऊंगा, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में, सुंदर भावों में आपने हम सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया। हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। आपका परिचय कहें सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से आप समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपके निर्देशन में 80 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र चल रहे हैं जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, सांभर, फुलेरा, कोटपुतली, टोंक तक की बात कहें। और एक और बात मैं आपसे शेयर करूं कि ब्रह्मा कुमारीज़ के जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो कहें जो सारी पूरे विश्व में जो हमारे सेवा केंद्र हैं, जो इसकी गतिविधियां हैं, उसके जो निर्णय लिए जाते हैं, आप उस मैनेजमेंट कमेटी का एक अहम हिस्सा हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी आपने बहुत सेवाएं अपनी प्रदान करी हैं। जर्मनी कहें, लंदन कहें, जहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी जगह आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अभी हम आदरणीय दीदी जी के मुख कमल से प्रेरणादायी शब्द सुनेंगे, वरदानी शब्द सुनेंगे। आदरणीय सुषमा दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की प्रिय संतानें, हमारा आज का सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित हमारे यूथ भाई एवं बहनें, हमारे लिए ये गौरव की बात है। वैसे भी कहते हैं यंग इंडिया, हमारे देश में यूथ अधिक है। अन्य देशों में तो चिंता है, क्योंकि वहां ओल्ड ज्यादा है, यंग नहीं है। इसलिए इंडिया यंग है, अन्य देश तो ओल्ड हैं। दूसरी बात, आप विचार कीजिए कि ये बाकी के देश तो जितने भी हैं, ये तो बहुत बाद में, अमेरिका की खोज कब हुई सबने पढ़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया कितना पुराना है, हमारा जयपुर ज्यादा पुराना है, ऑस्ट्रेलिया तो नया है। ये जितने भी देश हैं ये तो बहुत बाद की बसे हुए हैं। भारत प्राचीन देश है, भारत की संस्कृति प्राचीन है। लोगों को चिंता जरूर है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप कितना भी इसको भूलिए, हमारी संस्कृति की जड़ें हमें खींच खींच करके ले आती हैं। हमने उन युवाओं को भी देखा है जो देश छोड़ छोड़ करके विदेश में चले भी जाते हैं, हायर स्टडीज भी करते हैं, वहाँ अपनी नौकरी जॉब भी अच्छे अच्छे करते हैं। फिर भी उनको लगता है, उनको वहाँ लगता है ये देश हमारा जो है तो वो तो भारत ही है, और अपनी मान्यताओं को वो कायम करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ रहते हुए हम उन मान्यताओं के लिए सोचते हैं, लेकिन आज जो बात है हैप्पीनेस की, खुशी की,
हमारा युवा भी चाहता है हम खुश रहें, लेकिन खुशी किस चीज में है? खाने में, सोने में, पहनने में। हम सब भी महसूस करते हैं ये तो टेम्परेरी है। आज मन पसंद खा लिया। आजकल लोगों की पसंद है बाहर खाना, किसी होटल ढाबे में खाना। कितने दिन आप खा सकते हैं पूछ लीजिए अपने से। 2-4 दिन खा भी लेंगे, या जो यूथ बाहर के यहाँ आए होंगे, या यहाँ के जो बाहर चले जाते हैं और बाहर से टिफिन मंगा के खाते हैं, पूछिए कितने दिन खा सकते हैं। 2-4 दिन खाने के बाद लगता है कि नहीं नहीं, घर की रोटी एक बार खाएं। तो इसलिए जो हमारे जन्म से जो कहें, जिसको इन्नेट कहें, वो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें बार बार हमारी संस्कृति की ओर खींचते हैं। ये भी हमारी ही संस्कृति है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब हमारे में कैसे आएगा? चाहे आज के जमाने में कट थ्रोट कंपटीशन है। बच्चा पहले दिन जब स्कूल में जाता है तभी से टीचर, माँ बाप यही उसको एजुकेट करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन। और इसीलिए बच्चे, यूथ आजकल हर घड़ी देखो स्ट्रेस में रहते हैं। आजकल तो शायद ये फैशन ही हो गया है, जिसको देखो वो यही कहता है मुझे स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है। ये हमारे यहाँ का आजकल फैशन बन गया है। लेकिन मैं हूं क्या वास्तव में? क्या हूं? अगर कोई बीमार है तो कहता है मैं बीमार हूं, आई एम सिक। आप पूछिए अपने मन से, कौन बीमार है? कौन बीमार है? कौन बीमार है? मेरी आइडेंटिटी है क्या? कोई डायबिटिक है, वो कहता है आई एम डायबिटिक, है ना? ऐसे ही कहते हो ना। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं, मैं क्या हूं? तो मेरे पास कौन आएगा? मैं आज आप सबसे शेयरिंग करती हूं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत चिंता है। तो मेरे पास कौन आएगा? कौन आएगा भाई साहब? कौन आएगा? चिंता ही आएगी ना। मैं किसको इनवाइट कर रही हूं? चिंता, दुख, अशांति। इसी को आध्यात्मिकता में कहते हैं स्व को पहचाने, अपने को पहचानिए। मैं कौन हूं? मैं दुखी नहीं हूं। हाँ, हो सकता है मुझे कोई शारीरिक, फिजिकली कोई बीमारी है भी, कोई कष्ट है भी। तो वो कष्ट किसको है? ये जो शरीर है, ये तो एक घोड़ा है, रथ है। आप कोई बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कहते हैं टेक्निकली प्रॉब्लम है। कार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, या उसके व्हील में, ब्रेक्स में, स्टीयरिंग में कहीं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, इंजन में टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये शरीर में कोई ना कोई हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैं बीमार हूं नहीं। ये शरीर रूपी कार, शरीर रूपी गाड़ी, ये शरीर रूपी बाजा, इसमें थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है। अभी दिवाली आएगी, मोस्टली हम अपने घरों को व्हाइट वॉश करते हैं। तो क्या कहते हैं? भाई घर को पेंट करवा रहे हैं। ये तो नहीं कहते मैं खुद को पेंट करा रहा हूं। ये शरीर भी एक कुटिया है, झोंपड़ी है, जिसमें आत्मा, जो एनर्जी है, जो बोल रही है, जो देख रही है, वो यहां भ्रिकुटी में रहती है। तो मेडिटेशन क्या है? हमें खुशी किस में है? जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानते हैं। मैं बीमार नहीं हूं, आई एम नॉट सिक। हाँ, टेक्निकली इस व्हीकल में, इस बॉडी में, इस चैरियट में कोई थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम है, उसको आई एम क्रॉसिंग थ्रू दैट। ये हमें चीज पहचाननी है। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं।
मैं आत्मा तो शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूं। यही मेरा स्वरूप है। आप देख लीजिए, आप चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हो जाते हैं, रात को हम सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं, हाथ मुंह धुलाई करते हैं। मोस्टली हाथ मुंह धोने के बाद पहुंचते हैं तो थोड़ा सा शीशा भी देख लेते हैं, तो ऐसा लगता है कितने फ्रेश हो गए हैं। चाहे कोई काला हो, गोरा हो, टेढ़ा बांका, उसको उस समय लगता है मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं, क्योंकि हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो एक है फिजिकली हम सो जाते हैं, उसमें ये शरीर भी रेस्ट में है, माइंड तो पता नहीं रेस्ट में है या नहीं। कई लोग तो सारी रात सपने ही देखते रहते हैं। थोड़े समय में नींद करके मैं फ्रेश हो जाऊं, उसके लिए है जरूरी अपने मन को क्या करें, मन को क्या करें, शांत करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम इसके लिए कहते हैं आप एक प्रयोग अपने जीवन में प्रतिदिन करिए, हजारों बार करिए। 1 minute meditation. Just for 1 minute, you go within, go in silence. Ask yourself, what I am. मैं एक आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो अभी भी आप जहां बैठे हैं थोड़ा सा सीधा होकर बैठे, कुर्सी का सपोर्ट छोड़ दें और अपने आप को बैलेंस, अगर आप कहीं थोड़ा भी अपने आप को टेंस फील कर रहे हैं, कुछ है, तो अपने हाथ पांव को हिला के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और सीधा होकर के बैठें। अपने नेत्र खुले रखें सामने की ओर। आप सोचेंगे अब ये आंख खोल के क्या करें, ऊपर नीचे साइड, कहीं नहीं, बस जस्ट ऑन आई लेवल। स्वयं स्वयं से बात कीजिए, मैं कौन, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा। अति सूक्ष्म आत्मा। भ्रिकुटी के बीचों बीच विराजमान हूं। मुझ आत्मा का सच्चा स्वरूप शांति, पवित्रता है। मन एकदम शांत, स्थिर, धैर्यवत है। बुद्धि स्वच्छ, शीतल है। सचमुच मुझ आत्मा का स्वरूप कितना सुंदर स्वरूप है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान हूं। उस सर्वशक्तिवान की असीम कृपा, आशीर्वाद, दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मुझ आत्मा के चारों ओर
शक्तियों का, दुआओं का एक सुंदर ऑरा तैयार हो गया है। मैं आत्मा सचमुच सुरक्षित, स्वस्थ, निश्चिंत, प्रसन्न आत्मा। अपने चारों ओर यही सुंदर शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैला रही हूं। मैं आत्मा हूं, प्रकाशमय हूं, आनंद स्वरूप हूं, सर्वशक्तिवान के सानिध्य में, छत्र छाया में हूं। रिलैक्स। इस तरह से अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन में बार बार ये अभ्यास कर्म करते हुए करते रहें तो हमारा जीवन सुखद, सरल और सहज हो जाएगा। प्रातः और रात्रि सोने से पहले कम से कम 15 मिनट के लिए आप अपने बिस्तर पर ही बैठकर अपने भीतर जाएं, अपने को झांकें अच्छी तरह से। अपनी झांकी को देखिए, सचमुच मैं कौन हूं। ऐसे नहीं बिस्तर पर, ओह आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूं। मैं तो एक सुंदर आत्मा, शांत हूं। भगवान की कृपा में पलने वाली आत्मा हूं। ऐसे सुंदर संकल्प करके और उस पूरे दिन के लिए उस सर्वशक्तिवान को थैंक्स दें कि थैंक यू, आज का मेरा दिन कितना अच्छा व्यतीत हुआ। और जो कुछ मेरे से अगर भूल हो गई है, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, उसके लिए अपने मन ही मन क्षमा भी मांग ले कि आज मैंने ये गलत किया, उसको ऊंचा कहा, गलत बोला, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूं। आप देखिए आपको रात को कितनी अच्छी नींद आएगी। 15 मिनट की ये अपने मन बुद्धि की एक्सरसाइज रात को अवश्य करें। और फिर सवेरे इन्हीं, क्योंकि अंतमति सो गति, जो आपकी लास्ट थॉट होगी वही मॉर्निंग की फर्स्ट थॉट होगी, और जो फर्स्ट थॉट होगी वही आपके सारे दिन की थॉट रहेगी। आपने सवेरे सवेरे अपने को प्रसन्न कर लिया, सारा दिन प्रसन्न रहेंगे। सवेरे फिर विद थैंक्स टू गॉड स्टार्ट कीजिए कि हे सर्वशक्तिवान, आपका शुक्रिया, आज का दिन मुझे पुनः आपने गिफ्ट में दिया है, उपहार में दिया है। आज के दिन को मुझे सफल, सुखद, सुंदर बनाना है। तो अगर हम प्रतिदिन अपना रात और दिन सवेरा ऐसे ही खत्म करें और प्रारंभ करें तो हमारे जीवन का, खुशी का, सुखों का एक नया साइकिल तैयार हो जाएगा। जो आजकल कहते हैं ना, लोग विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। सो इंस्टेड ऑफ विशियस सर्कल, स्टार्ट योर सर्कल ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। तो ये सर्कल स्टार्ट करना मेरी जिम्मेवारी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो बस
इतना सही पक्का करना है पुनः, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और सर्वशक्ति। आपको इतना लंबा चौड़ा ना याद रहे, 2 बातें, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ध्यान यहां ले आइए, और सर्वशक्तिवान की कृपा मुझ पर बरस रही है। बस आप देखो कितना अंदर हमारे अपने आप आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने जीवन में प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके शक्तिदायक बोल, आपकी ये शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हम सभी के लिए अनमोल हैं और आपकी दी हुई शिक्षाएं हम अवश्य अपने जीवन में धारण करेंगे। मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि आदरणीय सुषमा दीदी जी के द्वारा हमारे बीच हमारे अतिथि भ्राता महेंद्र सिसोदिया जी हैं, उनको सौगात और प्रसाद प्रदान करें। और हमारे सभी भाई बहनों के लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आपके लिए ऑडिटोरियम के जस्ट बाहर प्रसाद है, वो आप लेते हुए जाएंगे। और जैसा कि आज के सत्र में हम सभी ने जाना, 3 E's, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और एक्सप्लोर करने के बाद ही एक्सपीरियंस है। और आप सभी को ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि सोमवार से आप सभी मेडिटेशन कोर्स के लिए आ सकते हैं, प्रातः 8 से 12 के बीच में कभी भी, या सायंकालीन 4 से 8 के बीच में। और साथ ही राखी स्नेह मिलन का कार्यक्रम, जैसा कि रक्षाबंधन 11 तारीख का है, 12 तारीख का इंटरनेशनल यूथ डे है, परंतु हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे 16 अगस्त को खास निमंत्रण है राखी स्नेह मिलन पर। आप उसमें ज़रूर आएँ, अपने परिवार को भी लेके आएँ। और एक और जानकारी, कल शाम को 5:30 बजे स्नेह मिलन की टाइमिंग्स भी शाम 5:30 बजे की हैं। और कल शाम 5:30 बजे बिजनेस और इंडस्ट्री विंग का खास प्रोग्राम हमारे यहाँ पर आयोजित होगा। आप भी आएँ, अपने परिवार वालों को भी लेकर आएँ। और अभी हम 2 मिनट के लिए ईश्वरीय याद में बैठेंगे, फिर हम उठेंगे। ओम शांति। मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है। एक तालानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे अतिथि आदरणीय भ्राता महेंद्र सिसोदिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता मुकुल भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी लोगों का जो आज इस ईश्वरीय निमंत्रण पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।